किसी भी गोल को अचीव करना तो बड़ा मुश्किल है, बस आपके लिए मुश्किल है। यही तो बिलीफ है जो आपको रोक रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ था, आप पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे, सबके पास वो 86 बिलियन न्यूरॉन थे और खाली थे वो, और वो खाली थे, भरे नहीं गए थे। नहीं भरे गए थे। वो पढ़ता है, लगा रहता है, लेकिन उसके बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम क्यों नहीं करता? अफ्रीका के जंगल में एक हिरण निकलता है सुबह और एक टाइगर, दोनों अपनी इंटेंसिटी को लेकर काम करते हैं और दोनों में से एक जरूर जीतता है। वो मैजिकल मोमेंट ही आपकी इंटेंसिटी है। पैसा आपके पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसकी इमेज आपने खराब बना रखी है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अच्छी बना रखी है। कि क्या वो इच्छा शक्ति ही होती है जो उसको लंबे दिनों तक जिंदा रखती है? जीवन में कभी रिटायर होने की बात ना करें। जितने भी लोग कहते हैं पैसा कमाओ फिर रिटायरमेंट की लाइफ जियो, बेवकूफ़ का काम मत करना। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि लोग कहते हैं कि सर आप 65 हो गए। मैंने कहा हाँ हो गया, लेकिन अभी 55 बाकी हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम क्या हैं? कितने नियम हैं? जब मैं लोगों से मिलता हूँ एक ही बात कहता हूँ, 100 करोड़ कमाओगे देख लेना, 10% मुझे भी देना। हाँ, तो लोग हंसते हैं, अरे यार कितना अच्छा लगा, पैसे में कितनी बुराइयां हैं और पैसा कमाने जा रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में, वो 500 करोड़ पे भी फोन नहीं उठाएंगे। आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच। बनते रहो, ये तो तोता है। इसके पीछे मुझे इंटेंसिटी बताइए कि आप रिच क्यों बनना चाहते हैं। मुझे एक मकान चाहिए, सेल्फिश है। मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए तो सेल्फिश है। मुझे एक मोबाइल चाहिए तो सेल्फिश है। इस पे आकर्षण नियम काम नहीं करेगा। अगर होगा भी तो कितना होगा? यूनिवर्स आपके सामने है। कार, बंगले, गाड़ी तो बहुत छोटी चीज है। अपने सपने में अपनी चाहत में तीव्रता कैसे पैदा करें? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब आएगा आपके पास जब आपके पास कोई पर्पज है उसको पूरा करने के लिए। कि 1 करोड़ क्यों चाहिए, उसके पीछे एक पर्पज होना चाहिए, ऐसा ही। इसको इंटेंसिटी कहते हैं। अगर आप बड़े गोल्स को, बड़े लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेल्फ इमेज पर काम करना होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर बेचना आता है तो कोई कुछ भी बेच सकता है। एक फिल्म का डायलॉग है कि पानी सदियों से इस धरती पे फ्री है, लेकिन 1-1.5 से आना आता है, इसको बोतल में बंद करता है और बेचना शुरू करता है। और मैं वो नहीं कहूँगा जो उन्होंने फिल्म में कहा है, लेकिन जाने कितने लोग इस पानी को खरीद के पी रहे हैं और इससे मर भी रहे हैं। एक ऐसे ही आज विषय की बात कर रहा हूँ कि 2 लाइनों को, सिर्फ 2 लाइनों पे लोगों ने लिख के, बोल के दुनिया में इतना बेचा कि आज वो एक मिथ बन चुका है। या फिर ये कहिए कि उसकी जो असल सच्चाई है उससे परे लोग बात करने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसको लोग कहते हैं आकर्षण की शक्ति। कुछ लोग कहते हैं सोचो और पालो। दूसरा अनकॉन्शियस माइंड का, आपके अवचेतन मन की शक्ति की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन क्या इसका सच है जो आज जिस तरह से लोग लेकर के अपने आप को काहिल बना रहे हैं कि बस सोचो और पालो, ऐसा होता है क्या? इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ राम वर्मा जी हैं, जिन्होंने इसी पे मास्टरी की है और जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, ये क्या बला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल हर किसी को देखिए, किताबों को देखिए, कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए, इसमें सच्चाई भी है और एक झूठ भी है। यह आपको समझना होगा। कभी भी आप एक ही नज़रिए से पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो आपको एक लिमिटेड चीज़ दिखाई देगी। अगर मैं आपको रात को अंधेरे में ले जाऊं और आपके हाथ में एक टॉर्च देकर मैं कहूं कि इसकी लाइट ऑन करें और आपको सामने पानी दिखाई दे, तो उस रात के अंधेरे में आप उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक तालाब या एक लेक, एक झील के रूप में ही देख पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको उसे फ्लड लाइट यानी कि सुबह रोशनी में ले जाऊं, जब सूरज निकला हुआ हो, तो आप देखेंगे ये तो पूरा समुद्र था जी। दुनिया ने कई बार चीज़ों को इस तरह से देखना शुरू कर दिया है, या एक आदत सी बन गई है कुछ लोगों की कि वो जो एक टॉर्च से देख रहे हैं बस उसी को वो पूरा मान लेते हैं। इसे हम नज़रिया कहते हैं, इसे हम दृष्टि का कोण कहते हैं। आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे चेहरे पर आपको 2 कान दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप बगल में खड़े हो जाएंगे तो एक दिखाई देगा। जितने आपके पास ज़्यादा दृष्टि के कोण होंगे उतने ही ज़्यादा आप नियंत्रण में होंगे लाइफ के, उतने ही ज़्यादा आप बेनिफिट को या लाभों को प्राप्त करेंगे। जब हम आकर्षण के नियम की बात करते हैं तो सिर्फ आकर्षण का नियम ये 3 वर्ड नहीं है, इसके साथ बाकी और भी चीज़ें हैं। एक कहावत है जिसको मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि रूल वर्क्स व्हेन एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट। हिंदी में इसका अर्थ ये है कि कोई भी कानून या कोई भी नियम तब काम करता है जब बाकी चीज़ें भी कांस्टेंट हो, यानी कि वो निर्धारित हों। फॉर एग्जांपल, रेड लाइट है और मान लेते हैं मेरी वाली लाइट ग्रीन है मेरी साइड की, और मैं तेज़ी से अपनी कार चलाता हुआ जा रहा हूँ ये मानते हुए कि रेड लाइट पर मेरी लाइन ग्रीन है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक शर्त छुपी है। शर्त यह है कि रेड लाइट पर जो दूसरी तरफ लोग खड़े हैं दोनों तरफ, वो ना चले। हाँ। अगर वो चल पड़े तो फिर एक्सीडेंट तब। इसका मतलब है कि यह नियम तब काम करेगा जब वो बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो, निर्धारित हो, यानी कि वो ना
वेरिएबल हों, वो चलायमान ना हों। इसीलिए इसी तरह से कोई भी नियम जो काम करता है वो किसी बाउंड्री या सीमाओं में करता है। आकर्षण का नियम जब भी आप कहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अवचेतन की शक्तियों का पता होना चाहिए, उनको कैसे प्रयोग करें, कौन उन शक्तियों को मारता है इसकी कोई स्टडी नहीं कर रहा। शक्तियाँ मेरे पास हैं भी या नहीं हैं, अगर वो शक्तियाँ हैं और वो डोरमेंट यानी कि इनएक्टिव पड़ी हैं, शांत पड़ी हैं, तो उन्हें मैं जागृत कैसे करूं। उसके बाद क्या वहीं मेरा काम ख़त्म हो जाता है? कई बार आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने सोच लिया कि मेरे पास 100 करोड़ आ जाएं, तो फिर सवाल ये है कि सोचने से ही अगर आ जाते तो फिर हम सोचते ही रहेंगे। लेकिन सोचने से क्या होगा ये भी मैं बता सकता हूँ कि जब आप सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे अपने संदेशों को बाकी लोगों तक या यूनिवर्स तक पहुंचाता है, वो अद्वैत सिद्धांत भी मैं बता सकता हूं भारतीय दर्शन का, जिसको नकल करके बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं और मूवी बनाई गई है। आकर्षण का नियम 200 साल 200 साल से मोनिज्म को स्टडी कर रहा है यूरोप, और मोनिज्म का जो अर्थ है वो हिंदी में अद्वैत सिद्धांत है, जो हमारा दर्शन शास्त्र में है, जहाँ पर यह बताया गया है कि हम यूनिवर्स के साथ हमेशा जुड़े होते हैं। जी। किसी को आप याद करते हैं कई बार तो आप उसी का फ़ोन बजने लगता है, आपने देखा होगा जी। और ये कोई कॉन्सिडेंस होता तो सबके एक दो के साथ होता जी। ये सब हम सभी के साथ हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई पावर तो है। ठीक है ना। बेसिकली आकर्षण के नियम को पिछले 2-3 दशकों से बेहद प्रोमिनेंस इसलिए मिली है कि बाहर की एक किताब आई, उसका नाम अब मैं क्या लूँ, सभी उसी की किताब के दीवाने हो रहे हैं, लेकिन वो किताब तो कम्प्लीटली नकल है भारतीय दर्शन की। लेकिन हम चूँकि हमें आदत सी पड़ रही है कि जिनकी चमड़ी गोरी है तो वो जो भी बातें कहेंगे वही सही मानी जाएगी। इतना ही नहीं सर, मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि पिछले अगर देखें 2 दशक में केवल आकर्षण के नियम की ये जो थ्योरी है ना, इसने जाने कितने हजार करोड़ का कारोबार किया है, विजुअल माध्यम में, ऑडियो माध्यम में, किताबों के माध्यम में। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है, कुछ अभी ये बातचीत मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, एक लड़का था, उसने ये कहा कि मैं रोज़ घर में बैठ करके ध्यान लगाता हूँ और आकर्षण के नियम के थ्रू मैं सब कुछ पाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैंने कहा भैया कहाँ से पता चला? बोला मैंने उस किताब में पढ़ा है। तो क्या ये कोई मंत्र है कि आप रोज़ जपते रहेंगे और रोज़ कल्पना करेंगे और आपको चीज़ें मिल जाएंगी? मुझे लगता है ये तो आदमी को काहिल बना देगा। आपका क्या अनुभव है इस पर? देखिए, सिंपल सा अनुभव ये है कि आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसका खाका इनसाइड तो बनाते हैं। जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये बिल्डिंग पहले किसी के दिमाग में बनी थी, ठीक है, उसके बाद ये बाहरी वर्ल्ड में बनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ जो बाहरी वर्ल्ड में आप चाहते हैं तो उसका खाका तो दिमाग में बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसे खाके को बनाने की कुछ एक क्वालिफिकेशन है जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस पॉडकास्ट में कि भाई ये कैसे काम करेगा। लेकिन वो जैसे खाका, वो जो मैप आप इंटरनल वर्ल्ड में बना रहे हैं, वो इमीडिएटली बाहर की दुनिया में आपकी चीज़ों को तुरंत ऐसा कर देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वो एक काम जरूर करेगा कि आपको संदेश देना शुरू कर देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जैसे ही वो मैप्स आने शुरू हो जाएंगे, वो नक्शे आने शुरू हो जाएंगे जिन चीज़ों को आप चाहते हैं। आप एक अच्छी कार चाहते हैं, एक अच्छी टीम चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही इसके खाका एक कंडीशन के साथ, शर्त है वहाँ पर, उन शर्तों को पूरा करते हुए अगर वो मैप आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में बनाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस के 88 बिलियन न्यूरॉन और आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जिसको कभी आप गूगल कर सकते हैं RAS, वो एक्टिवेट होकर आपको एक नए लेवल पर ले जाता है। वो लेवल यह है कि आप इमीडिएटली वो कार नहीं बना देते, लेकिन उस कार तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटी मिलनी शुरू हो जाती है। ये वर्ड आपके लिए हो सकता है नया हो। सिंक्रोनिसिटी का मतलब है कि अब आपका माइंड कुछ एक संदेश आपको दे रहा है, और कई बार ऐसा लगेगा कि वो संदेश आपको यूनिवर्स भी दे रहा है। जिन चीज़ों को आप चाहते हैं, अचानक वह अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उसी तरह के आपको विज्ञापन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सही बात तो यह है कि वही लोग आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। वो लोग पहले भी वहाँ पर थे, वो विज्ञापन पहले भी वहाँ पर थे, लेकिन आप पहले आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या फिर आपका अवचेतन मन उन चीज़ों पर आपका फोकस को केंद्रित नहीं कर रहा था। जब भी जीवन में आपका माइंड किसी भी चीज़ के लिए आप केंद्रित करना चाहें तो वह आकर्षण के नियम का एक पार्ट है, या यही आकर्षण का नियम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जीना चाहता हूँ और मैं बीमार हूँ, बहुत सारे लोग हमारे देश में अब बीमार हो रहे हैं, ऐसी बीमारियों को लिए बैठे हैं कि हमें बिलीफ दे दिया गया ये ठीक नहीं होंगी, ठीक है ना। और वो एक रीजन बनाते हैं जीने का, एक बड़ा नक्शा बनाते हैं जीने का, लंबी उम्र का नक्शा बनाते हैं।
और उस नक्शे के अंदर, उस मैप के अंदर, उस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन या इंटरनल मैप के अंदर अगर आपने बढ़िया इंटेंसिटी को, तीव्रता को, अपनी इमोशन की और अपनी विचारों को डाल दिया है, तो अब यहाँ से आपको सडनली एक एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा कि यार मुझे इस आदमी से मिलना चाहिए। अचानक आपका ऐड जाएगा, दिखाई देगा कोई विज्ञापन के यहाँ पर अच्छा खाने की एक वर्कशॉप हो रही है। अचानक आपको दिखाई देगा कि किसी भी बीमारी को कैसे ठीक करे, वो वीडियो आपको सामने आ जाएगी। वो याद रखिएगा वो पहले भी थी, लेकिन पहले आपकी आंखें उसे नहीं देख रही थी। हमारे अवचेतन मन की शक्तियाँ ये होती हैं कि जिस चीज़ को आप उसको परसीव करने के लिए कहते हैं, वो उन्हें अचीव करने के लिए आपके जो जितने भी रिसेप्टर हैं, जितने भी आपकी इंद्रियां हैं, इन्हें इस तरह से दिशा निर्देशित करता है कि आपको वही चीज़ दिखाई दे, आप ऐसे ही लोगों से मिले। यह आकर्षण का नियम है, लेकिन इसकी शर्त पूरी होनी चाहिए। हाँ, अब ये एक कंडीशन लग गई कि इसकी शर्त पूरी होनी चाहिए। एक तरीके से अगर मैं समझूँ तो एक स्ट्रांग जो चाहत होती है वही है ना ये। बिल्कुल, अगर स्ट्रॉन्ग चाहत नहीं होगी तो हर रोज़ तो आपके पास 70,000 थॉट आते हैं। एक थॉट में आपको लगता है कि जी आप बड़े स्टार के साथ घूम रहे, एक थॉट में लगता है आप मर्सिडीज में घूम रहे, एक थॉट में लगता है आप बर्बाद हो गए। तो ये थॉट तो फैंटेसी के रूप में आते हैं, इनकी कोई ज़्यादा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस नहीं है। जो थॉट जिसके साथ आप अपने मानव मूल्यों को लगाएं, अपने पर्पज को लें और उस चाहत को आप डीपली तीव्र इमोशन के साथ जिएं, याद रखिएगा वही चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड लेगा। और उन चीज़ों को पूरा करने के लिए अचानक आपको ऐसे कुछ संदेश मिलेंगे बाहर से कि अचानक आप रात सुबह 3 बजे आपको आँख खुलेगी और लगेगा यार मुझे इस आदमी से बात करनी चाहिए, यार वो किताब वहाँ रखी है, यार उस आदमी से मुझे मिल लेना चाहिए। ये जो आपको संदेश मिल रहे हैं, ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ये अद्वैत सिद्धांत में लिखा हुआ है कि जैसे ही आपकी कोई भी चाहत होती है डीपली, वो एक कंडीशन से बनती है, यानी कि उसमें शर्तें हैं, वो शर्त आपको पूरी करनी होगी माइंड की, तो वो संदेश आपको बाहर से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये जो आकर्षण का नियम है ये गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग काम करता है क्या? अमीर अमीर होता चला जाता है, उसकी चाहतें सारी पूरी होती चली जाती हैं और गरीब एक साइकिल तक नहीं खरीद पाता है। गड़बड़ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, सारी गड़बड़ यही हो रही है कि जितना आपका दृष्टि का कोण जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके हाथ में रात के अंधेरे में एक टॉर्च है तो आप एक समुद्र को भी एक लेक या एक तालाब जितना ही देख पाएंगे। यही हमारी गरीबी और अमीरी का बेसिकली, कोई भी माइंड अमीर और गरीब पैदा नहीं होता, उसे कंडीशनिंग कर दी जाती है कि तुम इतने ही बड़े बन सकते हो या तुम्हारे लिए यही सीमाएं हैं। कमाल की बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक रिक्शा वाला भी करता है। जब वो सुबह रिक्शा लेकर आता है, वही मैं कह रहा था कि शाम को ढेर सारा कमाने की ख्वाहिश लेके निकलता है घर से। वो ये सोचता कि आज रिक्शा चला रहा हूँ, कल अगर 500 कमाया तो आज 1,000 रुपये लेके जाऊंगा, लेकिन नहीं मिलता उसको। हाँ, नहीं मिलता ना। लेकिन वो इसका मतलब यह है कि उस 1,000 के पीछे उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही है। अगर उसके पास आज कोई घर में ज़रूरत पड़ जाए कि बच्चा बीमार हो गया, तो वो 1,000 रुपये कहीं से ना कहीं से क्रिएट कर लेगा। ये भी बात पक्की है। उस समय इसका मतलब यह है कि आपकी चाहत या आपकी जो इंटरनल नीड है वो कितनी गहराई तक आपको हिलाती है, यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है। रिक्शा वाला भी एक नियम को लेकर चलता है कि भाई आज मुझे 500 रुपये की दिहाड़ी करनी है, और वो कर भी लेता है कई बार। वहीं पर दूसरा आदमी कहता है मुझे आज 5 लाख की दिहाड़ी करनी है, और वो कर लेता है, वो भी कर लेता है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, वो कहेंगे मैं 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा, और ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में, वो 500 करोड़ रुपए भी फ़ोन नहीं उठाएंगे कि ये तो छोटा सा डील है, इसके ऊपर मैं परेशान नहीं होऊंगा, मेरा मैनेजर देख लेगा। इसका मतलब यह है कि जितने आप सोच ले रहे हैं, यहाँ पर 2 चीज़ों की आपको शर्त रखनी पड़ेगी माइंड के लिए, जिसको मैं बार बार बताता हूँ। एक है इंटेंसिटी और एक है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब है कि आप क्या चाहते हैं, आपका आइडिया क्या है। मान लेते हैं मैं कहता हूँ जी मुझे अच्छी सेहत चाहिए, तो ये तो आपकी इंटेंशन है, ये तो सबके पास है। इस दुनिया में चाहिए सबको क्लियर है। मेरा वेट कितना होना चाहिए, मेरा बीपी कितना होना चाहिए, मेरे पे कितने पैसे होने चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए या कैसी होनी चाहिए, ये सबको क्लियर है। ठीक है। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा नहीं करेगा भाई। यहीं पर गड़बड़ हो रही सारी ट्रेनिंग की। जब तक इसके पीछे एक इंटेंसिटी नहीं होगी, और वो इंटेंसिटी तय करेगी कि ये जो चीज़ जो आप चाहते हैं ये कितनी जल्दी आपको मिलनी चाहिए। वो इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता, आपकी भावनाओं की तीव्रता कितनी है। मैं एक एक्सपेरिमेंट अक्सर लोगों को पढ़ाता भी हूँ, और मैंने जब वो पढ़ा
एक किताब में हम्म। बहुत बड़े राइटर की, बहुत बड़े हीलर की, तो वो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में, तो वहाँ पर एक डॉक्टर है, उनका नाम है ग्लेन रीन। जी। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 10 हीलर को बुलाया जो किसी भी इंटेंसिटी को क्रिएट कर सकते थे, यानी कि तीव्रता को, जी। प्यार की तीव्रता वो अपनी बॉडी में कर सकते थे, डिप्रेशन की कर सकते थे। वो हीलर थे ट्रेंड। उनके हाथ में एक ह्यूमन डीएनए एक पानी में दे दिया, बीकर में। और ह्यूमन डीएनए की खास बात ये होती है कि वो अगर वो हमारा ही डीएनए है तो ये, इसकी बात मैं कभी फिर करूँगा, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कि हम नॉन लोकेलिटी के माध्यम को, प्रिंसिपल को जीते हैं। यानी कि मैं अपने पार्ट से अगर जुड़ा हुआ हूँ तो मैं उससे 1000 किलोमीटर भी दूर हूँ तो मैं उसकी एनर्जी को बदल सकता हूँ अपनी सोच से। तो उनसे कहा गया कि आप एक बढ़िया सी, एक 3 मिनट के लिए बढ़िया इंटेंसिटी क्रिएट करिए, प्यार की, ग्रेटिट्यूड की, आभार की, समृद्धि की, फॉरगिवनेस की, क्षमादान की, पॉजिटिविटी की। और फिर हम देखेंगे कि आपके डीएनए में कोई फ़र्क आ रहा है क्या जो पानी में है। जी। तो उन्होंने ऐसा किया और उनके फिर डीएनए को इंस्टीट्यूट में भेजा गया, तो पता चला कि कोई डीएनए में प्रभाव नहीं था, आई मीन कोई भी चेंजेस नहीं थे चेंज नहीं था। हम्म। जबकि हमारा ह्यूमन डीएनए हर थॉट के साथ घूमता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। उन्होंने फिर कहा कि फिर आइए आप, और इस बार उनसे कहा कि आप एक बार फिर 3 मिनट के लिए अपनी इंटेंसिटी, अपनी तीव्रता को, अच्छी खूबसूरत भावनाओं की आप पैदा करो। हम्म। और फिर उनसे कहा कि भाई अब साथ साथ आप ये भी सोचो कि आपका डीएनए या तो लेफ्ट साइड या राइट, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो 3 मिनट तक उन्होंने ऐसा करते हुए मन ही में एक इंटेंशन क्रिएट करी, एक आइडिया क्रिएट करा कि उनका डीएनए या तो लेफ्ट या राइट घूमे। और उसको जब चेक कराया गया तो पाया गया कि उनका डीएनए हर एक का जो उनके हाथ में था जी। वो अप टू 35 डिग्री तक घूम चुका था। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब एक काम करेंगे कि तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें यह कहा कि अब आप कोई भी तीव्रता तैयार नहीं करेंगे, आप सिंपली इनडिफरेंट, उदासीन होकर कहेंगे कि मेरा डीएनए घूम रहा है। इसे बार बार अफर्म करेंगे, अफर्मेशन देंगे, सेल्फ सजेशन देंगे कि मेरा डीएनए घूम रहा है, लेकिन आप कोई भी इंटेंसिटी क्रिएट नहीं करेंगे, यानी कि कोई तीव्रता नहीं होगी आपके पास भावनाओं की। उन्होंने ऐसे ही किया तो पाया गया कि उसमें भी कोई बदलाव नहीं था। तो याद रखिएगा, कई बार हम क्या करते हैं कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, इसलिए मैं सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर लूँगा। इसलिए कई बार आप कहेंगे यार आदमी बहुत भला था, सबकी बड़ाई, वो सबकी अच्छी बात करता था, सबकी सहायता करता था, सबका अच्छा सोचता था, पर रहा कंगाल। कंगाल इसलिए रहा कि उसके पास इंटेंसिटी तो अच्छी थी पर इंटेंशन नहीं थी अमीर बनने की। जी। समझ गए जी। दूसरा आदमी, आप ये कहेंगे कि सर एक आदमी है वो पड़ा हुआ है कमरे में, जैसा आपने कहा, और वो कह रहा है आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच। बनते रहो, ये तो तोता है, ये तो तोता गर्दी कर रहे हो आप, रटता रहेगा तोता। तोता लगा लो ना अपने घर में एक, कि आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच। अरे भाई, आई एम बिकमिंग रिच आपकी इंटेंशन है, यह आपका एक विचार है। इसके पीछे मुझे इंटेंसिटी बताइए कि आप रिच क्यों बनना चाहते हैं। आप कहते हैं मुझे एक कार चाहिए, भाई ये तो आपका सेल्फिश है। मुझे एक मकान चाहिए, सेल्फिश है। मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, तो सेल्फिश है। मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो सेल्फिश है। तो ये इस पे आकर्षण नियम काम नहीं करेगा। अगर होगा भी तो कितना होगा। फिर वही वाली बात है कि भगवान शंकर आपके सामने खड़े हैं और आप कह रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा बोलो क्या लेना है। आप कहते हैं सर मुझे एक टॉफी दे दो। अरे भाई, यूनिवर्स आपके सामने है। ये कार, बंगले, गाड़ी तो बहुत छोटी चीज़ है। आप मैं यहीं पर रूल बता देता हूँ। सोचिए कि अब आप पूरी एक इंटेंसिटी के साथ तैयार कर रहे हैं एक बड़ा पर्पस जीने का, कि भाई साहब मुझे एक बढ़िया सा हॉस्पिटल बनाना है, एक बढ़िया मुझे स्कूल बनाना है, मुझे आज एक बहुत बढ़िया सा सोशल कोज करना है, मुझे फटाफट 2 लोगों की मुझे एक फाउंडेशन बनानी है, 2-1 साल काम करना है, तीसरे साल देख लेना टाटाज एंड अंबानीज कितने 100 करोड़, कितने 1000 करोड़ रुपये वो इन्हीं लोगों को देते हैं जो सोशल कोज करते हैं। तो जब आपके पास एक बड़ा नज़रिया हो करने का और उसके पास इंटेंसिटी हो, तो दुनिया आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। और उसमें फिर आप देखेंगे कि जो गाड़ी आपने मांगी थी उससे बड़ी गाड़ी आ चुकी है आपकी, उस पर्पज़ को पूरा करने में। उससे बढ़िया कपड़े आ चुके जो आप रो रहे थे जीने के लिए। जीवन में याद रखिएगा, बड़े पर्पज़ के साथ जुड़िए, उसके साथ इंटेंशन रखिए, आपके पास अनलिमिटेड पैसा आएगा। लोग क्या कर रहे हैं, बस वो सेल्फिश नीड को पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से जो एक रिक्शा वाला कर रहा है। उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
वो 250 रुपये मांग रहा है, वो एक कार मांग रहा है, बस इतना ही तो फर्क है, झुनझुने का ही तो फर्क है, साइज का ही तो फर्क है। मतलब तीन चीजें जो समझ में आई कि अगर आप आकर्षण के नियम को चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में काम करे, तो एक बड़ा नजरिया, जिसको दृष्टिकोण कहते हैं, एक बड़ा नजरिया आपके पास होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो नजरिया क्यों, किस लिए, पर्पज क्या है उसका, और तीसरा उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए, यानी तीव्रता होनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग देख रहे होंगे बहुत देर से इस शब्द को सुन रहे होंगे, तीव्रता तीव्रता तीव्रता, तो वो अपने सपने में, अपनी चाहत में तीव्रता कैसे पैदा करें? मैं इसके लिए बहुत सिंपल है, मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जिस पैसे को तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपने बहुत सारे ट्रेनर से सुना होगा, अब मेरी एनएलपी से बात कर लेते हैं, मैं अब आपके माइंड से अभी बात करवा देता हूँ आपकी। मैं उनसे पूछता हूँ कितने पैसे चाहिए, वो कहता है जी मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए 1 साल में। मैं अगला सवाल पूछता हूँ क्यों चाहिए, अगला सवाल देखिएगा वो जवाब क्या देते हैं, और यहीं पर सबको मैं हिला देता हूँ। ये नहीं कि मैं उनको नीचा दिखाने के लिए हिला रहा हूँ, बल्कि मैं उनको इंटरनल वर्ल्ड में शेक करता हूँ कि तुम कर क्या रहे हो। तो वो कई बार कहता है आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। ओके। तो मैं खुश होना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये आपकी इच्छा है कि आप खुश होना चाहते हैं इसलिए 1 करोड़ चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा खुश तो आप 2 पैग लगा कर भी हो सकते हैं, जो 500 रुपये में 1+1 फ्री मिलता है। जो आपके माइंड को चाहिए वो तो अवेलेबल है ना। इसका मतलब है जो आपके प्रेशर कुकर में गैस बन रही थी ना, भाप बन रही थी ना, वो तो निकल गई ना। हाँ। सवाल यह है कि कोई भी उस वाई को, उस क्यों को कोई रिप्लेस ना कर पाए। जब तक आपके पास 1 करोड़ ना आ जाए तो आप इसको कमाएंगे, नहीं तो नहीं कमाएंगे। इसको इंटेंसिटी कहते हैं, इसको तीव्रता बोलते हैं। इसे कि तीव्रता कहते हैं। आपकी चीजों को सवाल, वो आपको जब तक पैसा ना आए तब तक वो खत्म ना हो सवाल। जो भी आपका गोल है, हाँ। मान लेते हैं वो कोई आपका मकान भी है, वो आपकी कार है, वो आपका करियर है, वो आपका लाइफ पार्टनर है। अगर उसके पीछे जो कारण है, क्यों है, उससे कोई और पूरा कर रहा है और वो कम एफर्ट में पूरा कर रहा है, तो माइंड तो हमेशा द एनर्जी फ्लोज टुवर्ड्स द लीस्ट रेजिस्टेंट जोन। भाई फिर माइंड कहेगा कि मैं क्यों करूं इतनी मुश्किलों का काम। खुशी चाहिए था ना तुम्हें 1 करोड़ रुपए में, हाँ खुशी तो तुझे मिल जाती है, मैंने देख लिया। माइंड जानता है तुम्हारी खुशी कहाँ आएगी। तुम्हारी खुशी आई है कि आज लेटे रहो, आपकी खुशी आ रही है कि आज 2 पैग लगा लो, आपकी खुशी आ रही है कि गर्लफ्रेंड के साथ मैसेज करना शुरू कर दो, तो लगे पड़े 3-3 4-4 घंटे तक। तो बेसिकली ऐसे लोगों को फिर आप पर्पस देते हैं कि 1 करोड़ क्यों चाहिए, उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए, ऐसा ही? यस, और वो पर्पस जो है, वो जो कारण है, वो कहीं और से पूरा नहीं हो रहा है। ये तो वही वाली बात है कि अगर आपको अपने बेटे को इमीडिएटली अस्पताल में ले जाना है क्योंकि उसका हाथ आग पर आ गया है गलती से और जल गया है जी, तो याद रखिएगा उसे ले जाने में जो मोटिवेशन आपको मिल रहा है जी, ठीक है ना, उसको ले जाकर आप उसे हील करेंगे। जो उससे आपको एक खूबसूरती सेंसेशन मिलेगी कि यार मैंने अपने बच्चे को ठीक कर लिया है। याद रखिएगा ये सेंसेशन किसी और चीज़ से अब नहीं आ सकती। ये आईपीएल देख कर नहीं आ सकती, ये अब आपकी किसी जगह पर दारू पी कर नहीं आ सकती, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहाँ पर इसको ही पूरा करना होगा। याद रखिएगा जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ऐसी इंटेंसिटी को जोड़ते हैं, जब भी आदमी ने ये मान लिया है कि मुझे जीना है तो वो जी जाता है, नहीं तो बीमारियां उसे घेर लेती हैं। मैं ऐसे बहुत सारे मेरे पास रेफरेंसेस हैं, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, आप जानते हैं जी। मैं अभी डॉक्टर बर्नी सीगल की एक किताब पढ़ रहा था, लव मेडिसिन एंड मिरेकल। लव मेडिसिन और मिरेकल में उन्होंने लिखा है कि वो उनके पास एक आदमी आया और वो उनकी नर्स का फादर था, और उन्होंने कहा कि यार चेक, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम सी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको चेक करता हूँ। तो चेक करने के बाद सारी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आ गई। 1-2 दिन बाद उसने कहा बुलाया, उसने कहा यार तुम्हें तो 3rd स्टेज का कैंसर है और तुम्हें तो सर्जरी करानी पड़ेगी। उसने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे तो अभी परिवार में ये काम करना, ये करना, इतना डिले कर दो भैया 4-6 महीने के लिए, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कहीं और पूरी तरह से फोकस्ड थी। कैन यू बिलीव कि ये 1983 की बात है। वो उन्होंने कहा कि 1987 में एक बार फिर मेरे सामने एक कॉल वो आई कि एक मेरा पेशेंट है जो पुराना है, मेरे पास आया। मैंने देखा कि ये तो वही आदमी है जो 4 साल पहले आया था मेरे पास, और फिट है अब। और उसने पूछा कि यार तुम्हें चेक करें, कहते कि हाँ कर लो। तो वो सिस्ट जो थी वो अभी भी पड़ी थी 3rd स्टेज में। उसने कहा नहीं तो मुझे कुछ हो रहा। उसने कहा तो अब निकलवा लो, कहता अभी टाइम नहीं है। कमाल की बात यह है कि कई बार हम अपनी बीमारियों को भी तो इतना वो करने लगते हैं ना कि उसी के साथ जीना, उससे हमें सिंपैथी मिलने लगती है। या तो जीवन में जब भी आप
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात पर ही रहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब आएगा आपके पास जब आपके पास कोई पर्पज़ है उसको पूरा करने के लिए। कई बार लोग कहते हैं कि सर मुझे एक पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए। मैं आ रहा था उस सवाल पे भी। हाँ, आप पूरा करें इससे। तो मैं कहता हूँ भाई क्यों चाहिए सर, अकेलेपन का शिकार हूँ। तो खुद सोचिए कि अकेलेपन के शिकार इसलिए आप हैं, इसलिए आपको एक पार्टनर चाहिए। इसमें तो आप अपने लिए वही वाली बात है कि थोड़ा सर थोड़ी देर के लिए नशा तो करने को मन कर रहा है, सामने बार चाहिए। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक फोर्स काम करती है जिसको अगर आप उस तीनों का तालमेल बिठा देते हैं तो उसको अचीव करना आसान हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो गाड़ी घोड़ा ले लिया लेकिन हवाई जहाज़ नहीं खरीद पाता हूँ, और उसके लिए क्यों मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो एक रिक्शा वाला भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेकर आता है। 250 रुपये कमाने हैं, 500 रुपये कमाने हैं, उसके आसपास पहुंच भी जाता है, उससे भी ज़्यादा कर लेता है। याद रखिएगा, जो आप चाहते हैं वह आपकी इंटेंशन होगी। 99.9% लोग, मैं विवेकानंद को पढ़ा था, वो यही उन्होंने एक बार लिखा था किसी जगह पर, ये 1980s की बात है, जब मैं पढ़ा करता था विवेकानंद को, तो उन्होंने लिखा था कि आप कार के ही तो आप उन्हीं चीज़ों का तो सपना देखते हैं जिनको आपको लगता है कि आप पूरा कर लेंगे। भाई आप एक कार की, अब नए साल पर लोग नए एक कार की बढ़िया सी एक इंटेंशन रखेंगे कि मुझे एक कार भी खरीदनी है नए साल पर, लेकिन ठीक है ना, रेयरली कोई लिखेगा कि मुझे एक एरोप्लेन भी खरीदना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है पहले से ही कि ये आप इसके लिए डिज़र्व नहीं करते। जीवन में जब भी आप किसी भी गोल को या किसी भी आकर्षण को या किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंटरनल डिज़र्वेंस को, यानी कि आंतरिक लायक होने की फीलिंग्स को बड़ा करें। आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक ट्रेनर के पास जाएं और वो कहे कि मैं तुम्हें आकर्षण के लिए 21 नियम सिखा देता हूं, वो मैं भी आपको यहाँ बता दूंगा सभी को, लेकिन उसमें पहला नियम ये है कि आपके पास आने वाली दौलत और शोहरत वो समानुपाती होगी कि आपकी आंतरिक स्वयं की छवि कितनी बड़ी है। अगर आप 30 किलो के हैं तो मैं कितना भी मोटिवेट करूं, आप 900 किलो वजन नहीं उठा सकते। अगर उठा भी लेंगे तो आपके हस्ती पंजर खराब हो जाएंगे। अगर आपको 900 किलो वजन उठाना है तो निश्चित रूप से आपको 300 किलो का होना ही होगा। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बड़े गोल्स को, बड़े लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, बड़े आकर्षण को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बड़ी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सेल्फ इमेज पर काम करना होगा। दुख की बात यह है सर्वेश भाई कि हमारी सेल्फ इमेज 6 साल की उम्र तक बर्बाद हो जाती है, ये साइकोलॉजी कहती है। अच्छा, 6 साल की उम्र तक हमें ये बता दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ए भी नहीं लिखा जाता, तुमसे बी भी नहीं लिखा जाता, बेटा पानी ढंग से दो, तुमने पानी क्यों गिरा दिया, साइकिल से क्यों गिर गए तुम। यानी कि हर चीज़ जो हमसे गलत हो रही है उस पर हमारा फोकस डाला जाता है। 100 में से 90 चीज़ें जो हम गलत करते हैं उस पर हमें डांट पड़ती है। 10 काम जो अच्छे किए हैं उन पर रेयरली कोई अच्छे पेरेंट्स हैं तो ध्यान देते हैं, नहीं तो वे मानते हैं इतना तो करना ही था। और आपको ये बता दिया जाता है कि यू आर नॉट ए ओके इन दिस वर्ल्ड, और हम 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं और इसी को लेके ढोते हैं हम। इसको लेके ढोते हैं क्योंकि उसके बाद फिर हम अपनी शो करने वाली सेल्फ इमेज को जीते हैं, जिसको हम ईगो कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि मैं अपनी सेल्फ इमेज जो मेरी है, मुझे पता है कि मैंने ए ढंग से नहीं लिखा था, मुझे डांट पड़ी है, यू आर इडियट। मुझे माँ से भी डांट पड़ी है कि तुमने देखो पानी गिरा दिया, पिताजी से भी डांट पड़ी है कि तुमने भैया को कॉल क्यों नहीं करी, मुझे बीबी से भी डांट पड़ी है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुम ये क्यों नहीं सुनते, तुम यो नहीं क्यों नहीं सुनते हो, मुझे बॉस की भी डांट पड़ी है। तो सेल्फ इमेज तो आपकी ख़त्म हो चुकी है या उस पर डेंट पड़ चुके हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक नकली सेल्फ इमेज बनाता हूँ कि देखो ठीक है ना, मेरे कितने बढ़िया ब्रांडेड कपड़े हैं, देखो मेरे पास कितनी बड़ी कार है, देखो मेरे पास कितना पैसा है, देखो मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, देखो मेरे पास 5 बॉयफ्रेंड है, देखो मैं इस तरह की पार्टी करता हूँ, देखो मैं लग्जरी को जीता हूँ। तो आप बेसिकली बाहरी आवरण पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि देखिए मैं ये हूँ। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी इनर सेल्फ इमेज टूटी हुई है तो वो कितना अट्रैक्ट करेगी। तो मैं लोगों से कहता हूँ यार, तो वो तेरे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचुरल है, वो आएगा ही आएगा। सवाल यह है कि वो किसके पास आएगा, जितने बड़े आप होंगे। तो सबसे पहला काम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप अपनी सेल्फ इमेज को जो खो चुके हैं उसे बेहतर बनाइए, रिस्टोर करें, जिसको हम NLP से लोगों से बनवाने की कोशिश करते हैं। अगर आप बढ़िया डिजीज़ फ्री बॉडी चाहते हैं तो आप पहले इंटरनल सेल्फ इमेज को तो बेहतर करें। सर मेरे पास पूछने के लिए ना 3 उदाहरण के साथ सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन
और अवचेतन मन की जो शक्ति होती है, इनका आपस में क्या संबंध होता है? जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि आदमी को सबसे पहले अंदर से मजबूत या अंदर से वो इमेज बनाना चाहिए, तो क्या वो इमेज जो बनाता है वो आपका अवचेतन मन बनाता है जी, या जिस कॉन्शियस माइंड के साथ चलते हैं वो बनाता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जो भी मुझे ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, हाँ। चाहे मैं अपने बड़े उद्देश्यों को पूरा करना चाहता हूँ या मैं अपने पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूँ, तो ये तो मुझे कॉन्शियसली पता है। इस समय मेरे अवचेतन को पता है कि मुझे इतना मकान चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ये मेरी नीड है। या ये अवचेतन को, मेरे मन को पता है इस समय अपनी बोध में हूँ कि मुझे यार इतना बड़ा काम करना है दुनिया के लिए, 4 किताबें लिखनी हैं, 4-6 बढ़िया से वेलनेस सेंटर बनाने हैं। लाइक दिन एक स्कूल में खोल चुका हूँ और लगता है कि और भी खोलने चाहिए मुझे। ये मेरे कॉन्शियस माइंड को पता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरे अनकॉन्शियस को पता है। अब इसको अनकॉन्शियस को जो बताना है, इसी का नाम बेसिकली आपके अवचेतन की शक्ति है। यानी कि आप इसे बार बार विजुअलाइज करें, और विजुअलाइज करते हुए यहाँ पर मैं टेक्निक ही बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले वो 3 सवाल जो आपने उदाहरण दिए उनको हम बाद में लेंगे। अभी इसके बाद पहला काम ये करना शुरू करें कि आप अपने जीवन में खालीपन का नियम हमेशा लागू करें। अच्छा। खालीपन का नियम ये कहता है कि जिन चीज़ों को आप लाना चाहते हैं अपने जीवन में, उसकी जगह खाली करें। मान लेते हैं जितनी जगह पर मैं बैठा हूँ, तो फिजिक्स ये कहती है कि एक समय पर एक जगह पर एक ही वस्तु रह सकती है। इस जगह पर हो सकता है एक आदमी यहाँ बैठ जाए, एक आदमी यहाँ बढ़ जाए, पर जितनी जगह पर मैं हूँ उतने में मैं ही हूँ। हाँ, कोई दूसरा यहाँ पर अगर कोई और आना चाहता है तो मुझे उठना पड़ेगा। ये और नो? बिल्कुल। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो सबसे पहले खालीपन के नियम को लागू करेंगे। खालीपन का नियम का मतलब है कि आप उसकी जगह क्रिएट करिए अपने अवचेतन मन में, अपने इंटरनल वर्ल्ड में। गड़बड़ ये हो जाती है कि कई बार हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में, यानी कि अपने अवचेतन मन में बहुत सारी रंजिशें भरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी हमारे पास फिजिकल एब्यूज़ के बैड इमोशन पड़ी हैं। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ ब्रेकअप किया, किसी ने हमें गलत तरीके से टच किया, किसी ने हमारे फेलियर में कोई फेलियर का कारण बना, किसी ने हमें गलत तरीके से धमकाया, किसी ने हमें रिश्तों में फंसाकर बर्बाद करने की कोशिश करी है। तो ये सारी मेमोरी तो हमारे पास पड़ी है। हाँ, तो नई मेमोरी के आने की जगह तो नहीं है। निश्चित रूप से एक जगह पर एक समय पर एक ही वस्तु रह सकती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं हमारे जितने भी लोग हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप एक खुद सोचिए कि आप एक बर्तन लेकर मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि राम सर इसमें दूध डाल दो, और जैसे मैं देखता हूँ और वो बर्तन भरा हुआ है कीचड़ का, कुछ नहीं हो सकता। तो उस दूध को मैंने डाल भी दिया तो बनेगा क्या? कीचड़ ही तो बनेगा। कीचड़ बनेगा। उसमें और दूध डाल दिया रहेगा वो कीचड़ ही, अंत तक वो कीचड़ ही आइडेंटिटी को जिएगा। तो जिस सचेतन मन के अंदर आप चीज़ों को डाल रहे हैं, डालने का तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, पर वहाँ पहले खाली तो करिए। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग 2.0 है, हार्ट कॉन्शियसनेस है, हिप्नोसिस है, फ्रंटल लोब एक्टिवेशन है। इन टेक्निक से पहले आप अपने पास्ट को हटाइए, क्योंकि ये भूत का काल काल का भूत आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, वहाँ पर नई चीज़ नहीं आ सकती। जिस कमरे में ऑलरेडी कीचड़ भरा पड़ा है उसमें मेहमान नहीं रुकेगा। तो सर, मन कोई डब्बा तो है नहीं कि आम आदमी, जैसे आप टेक्निक जानते हैं या आपके पास कोई जाता है तो आप ये काम कर देते हैं, बेसिकली आपकी इस पे कमांड है। लेकिन जो एक आम आदमी, चलता फिरता आदमी है या हम जैसा आदमी है या दूसरे जो लोग हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे खाली करें, कैसे उसका छुटकारा बस पालें? यही तो खास बात है सर्वेश। अतीत तो अतीत है सर्वेश, इसमें यही खास बात है कि वो नॉर्मल जो आम आदमी या एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल इसीलिए रह जाता है कि वो अपनी 86 बिलियन न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करना नहीं जानता। ठीक है। मैंने कहा ना, एक रिक्शा वाला 500 रुपए की ही तो दिहाड़ी बनाता ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिज। बार बार मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल है, और वो ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि उसके पास बेकार के बिलीफ पड़े हुए हैं, बेकार की बातें, बेकार की आइडेंटिटी, बेकार की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, इसीलिए वो उतना ही सोच पाता है, इसीलिए वो वहीं का वहीं रहता है। जब भी आप इस जगह से उठेंगे, जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, पहला काम ये करना होगा कि जो आपके पास पड़े हुए बेकार के इम्प्रिंट्स हैं, चाहे वो बेकार के बिलीफ के इम्प्रिंट हैं, आपकी पहचान के इम्प्रिंट है, बेकार की इमोशनल जो आपकी टूटी हुई छवि है इंटरनल, उसके इम्प्रिंट हैं, उसके जो नक्शे हैं, उनको हटाना होगा। अब सवाल उठता है कि इनको हटाना कैसे है। ये तो अपने आप में एक पूरी वर्कशॉप हो जाएगी 40 घंटों की यहाँ पर। अच्छा, लेकिन इनको हटाया जा सकता है। मतलब 40 घंटे लगते हैं इसमें नेचुरली। मैंने सबसे पहले जीवन में, मैं भी अपनी बीमारियों से जूझ रहा था। मैं बहुत छोटी सी नौकरी कर रहा था, वो भी छूट चुकी थी। मैं अपने डिप्रेशन की तरफ पूरी तरह से बढ़ रहा था, एंग्जाइटी थी, मुझे बीमारियां थी।
हाँ, आपने पिछले एपिसोड में बताया था ये बात। लेकिन जैसे ही मैंने एनएलपी को सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मेरी बीमारियां नहीं है, बल्कि मेरे बेकार के बिलीफ है कि ये बीमारियां ठीक नहीं होती। मेरे ये बिलीफ को अगर मैं हटा लूँ और अपनी नई पहचान को डालना शुरू करूँ, जीने के नए पर्पज़ को डालना शुरू करूँ, तो याद रखिएगा मुझे सारे कुछ मिलेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। आपको मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी बीच में लेकर आ रहा हूँ बात। 95 में मैंने अपने आप को हील किया। 94 में मुझे एनएलपी का पता चला, 93 में पता चला एनएलपी का, तब से मैंने लागू किया। 94 में मैं अपने लिए काम कर रहा था, ठीक है ना। 95 में मैंने लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, थोड़ी। अच्छा। 97 में मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, ठीक है ना, और मेरे पास सही बात तो यह है कि कोई तजुर्बा भी नहीं था। उसके बाद भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ लोगों के लिए। और अचानक मुझे मेरा एक पुराना मित्र मिल गया, 17 साल पुराना। अच्छा। वो पहले भी उसी शहर में रहता था, लेकिन अचानक पता नहीं हमारी आपस में कैसे आंखें मिली, और या हम तो साथ पढ़ा करते थे। हाँ जी। और ये आप यकीन नहीं करेंगे, विदिन 3 डेज हमारी एक प्लान बन गई कि चलो तुम्हारे पास जो बेकार की जगह पड़ी है, जिसमें एक टिन शेड पड़ी है कई सालों से बेकार, उसमें स्कूल शुरू करते हैं। आज वो स्कूल उस एरिया का नंबर 1 स्कूल कह सकता हूँ मैं। यानी कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब हमारे पास ना पैसा था, ना उस स्कूल में कमरे थे, टिन शेड थी, और ना ही हमारे पास कोई तजुर्बा था, दोनों के पास। पर हमारे पास एक इंटेंसिटी थी कि चलो कुछ करते हैं। और वो इंटेंसिटी एकदम से, जो विचार होते हैं वो हमेशा परिवर्तित हो जाते हैं आपकी फिजिकल फॉर्म में। तो पहला काम ये करें कि आप खालीपन के नियम को लें। खालीपन का मतलब है कि आप पुराने बेकार के विचारों को त्यागें। आपके पास बेकार के बिलीफ हैं। इस समय बहुत सारे लोग लिखेंगे, अरे ये कहाँ पॉसिबल है। अगर मैं भी ये सोचता तो आज मैं बीमारी की दवाइयाँ खा रहा होता, और वो शायद खा भी नहीं रहा होता, क्योंकि इतने पैसे भी ना होते। एक काम तो हो सकता है ना कि जो पुराने हैं वो पुराने हैं, लेकिन जो अब देख रहा है, कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, जो दो नई चीज़ें आ रही हैं और उनके मतलब की नहीं है, वो उसको दिमाग में न रखें या उसको अपने साथ लेकर के न ढोएं। ऐसा तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। पहली तो बात है कि कोई भी विचार आप ले के चल रहे हैं, पैसे के अपने विचारों को देखें। पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं तो बड़ा मुश्किल है, बस आपके लिए मुश्किल है। सेहत बनाना मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि जी किसी भी गोल को अचीव करना तो बड़ा मुश्किल है, बस आपके लिए मुश्किल है। यही तो बिलीफ है जो आपको रोक रहे हैं। याद रखिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, हंसेंगे सब लोग। इवन हमारे जो फ्रेंड्स यहाँ पर इस पॉडकास्ट को बना रहे में हेल्प कर रहे हैं, वो भी सुने। 100 करोड़ रुपए कमाने एक दिन में और 6 जोड़ी कपड़े धोने, आपके लिए दोनों में से क्या आसान है? कॉमन आदमी का जवाब तो होगा कि 6 जोड़ी कपड़े धोना। धो ही लूंगा कैसे न कैसे, ठीक है ना, हाथ से धो लूंगा, ये साबुन रगड़ लूंगा, ये कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। एक दिन में तो धो लूंगा ना, ठीक है ना। और हर एक आदमी ये कहेगा हाँ 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है। बिल्कुल। गाँव में चले जाओ, सब लोग एक कहेंगे हाँ 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है। और जो लोग कपड़े ही धोते हैं वो तो कहेंगे इससे बढ़िया काम क्या है, मैं तो 2 घंटे में धो दूंगा, मुझे आधा घंटा लगेगा। कोई हाउस वाइफ ये कह देगी मुझे तो 15 मिनट लगेंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन यही सवाल आप अंबानी के बच्चों से पूछना, बात तो सही है, वो क्या कहेंगे? बात तो सही है। उनके लिए तो कपड़ा धोना मतलब उनके लिए तो बहुत ही मरने जीने वाली बात होगी, उन्होंने कभी किया ही नहीं होगा। किया नहीं ना, लेकिन वो 100 करोड़ एक दिन में आराम से कमा लेंगे। एक आइडिया बेच के कमा लेंगे, उससे कहीं ज्यादा कमा लेंगे। फोन भी नहीं उठाएंगे इतने पे तो। एक स्टेटमेंट देंगे तो शेयर से जाने कितना पैसा आ जाएगा उनके पास। इसका मतलब यह है कि 100 करोड़ और 6 जोड़ी कपड़ों में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप कहां पर हैं और आप कौन हैं। प्रॉब्लम सोच में है। प्रॉब्लम यह है कि आप कौन हैं, कौन में यानी कि आपकी सोच क्या है, आपका पर्पज क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट में क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है ना। सवाल 6 जोड़ी कपड़े में नहीं है, सवाल 100 करोड़ में भी नहीं है। आप कहेंगे सर आप क्यों नहीं कमा रहे? मेरी भी तो कंडीशनिंग हुई पड़ी है कि भैया नौकरी कर लो, क्योंकि 13 साल मैं भी तो नौकरी करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे तो लगता था इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, जबकि हर महीने 20 तारीख के बाद में ढूंढते रहते थे कि कब चेक आएगा या कब सैलरी पैसे आएंगे। कंडीशनिंग हो जाती है ना, समझ लीजिएगा। लेकिन आपका माइंड जैसे किसी बीमारी के बारे में नहीं जानता, आपकी बॉडी नहीं जानती कि ये बीमारी 4th स्टेज है या 3rd स्टेज है, ये आपका पैथोलॉजिस्ट जानता है और वो आपको बताता है और वो बिलीव डाल देता है ये 4th स्टेज है, अब तुम गए। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप विचारों की बात कर रहे थे, जैसा कि एक स्टडी बताया आपने, मैंने इंडिया में भी सुना था, 2-3 ऐसे कैंसर के मरीज थे कि जो सब कुछ छोड़ के हिमालय की तरफ निकल गए और वो वापस ठीक होकर के लौट आए। ऐसे एक नहीं है, मेरे पास तो हजारों के किस्से हैं। 6700 लोगों में से 61 लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ या पेनफुल मेमोरी हटाओ, उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। एनीवे, पहला रूल मैं बता रहे थे लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। मैं अपने
साथियों के लिए थोड़ा सा कर देता हूँ। नहीं, मैं इस पे आऊंगा सर। अच्छा। मैं इसलिए इसको बाद में रखा था कि जो लोग देख रहे हैं हाँ। वो पहले ये समझ लें कि ये काम कैसे करता है, क्या करता है। हाँ। वो नियम तो जानना ही, बिना उस नियम के ये अधूरा रहेगा एपिसोड। एक चीज बताइए, हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है या सबकॉन्शियस माइंड या देखिए, अनकॉन्शियस माइंड? इसमें समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके पास चेतन मन नहीं है तो आप ये तय नहीं करेंगे कि आपको क्या चाहिए। आपके सामने गड्ढा है और आपकी आंखें नहीं हैं तो कार गड्ढे में गिरेगी। तो चेतन मन की आंखें ये शो कर रही हैं कि यहाँ गड्ढा है। ठीक है ना। अवचेतन मन के अंदर ये मानव मूल्य पड़े हैं कि मुझे अपने आप को बचाना है और मेरा परिवार कार में बैठा है, इसकी सेफ रखना है। यह आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं, ये आपके अनकॉन्शियस में पड़ी हुई वैल्यू सिस्टम है। और इमीडिएटली आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड की आंखों से ये लेता है कि सामने गड्ढा है, गड्ढे में एक खतरा है, खतरे में मेरा परिवार को नुकसान हो सकता है, और इमीडिएटली वो आपके पैर को ब्रेक पर ले जाता है। एक दूसरे के पूरक, दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन जितनी कंडीशनिंग होती है हमारी बॉडी की, जिसके द्वारा हमारी बॉडी बिहेव करती है, वो सारे के सारे या 95% जितने भी हमारी बॉडी के बिहेवियर है, चाहे मेरा हाथ यहाँ जा रहा है, चाहे मेरा इस समय हार्ट बीट बढ़ रहा है, चाहे मेरा यहाँ पर सांस रुका हुआ है या तेजी से चल रहा है, इस समय मेरा बीपी कम है या ज़्यादा है, मेरा ब्लड इस टाइम एसिडिक है या एल्कलाइन है, ठीक है ना, ये सारी की सारी जो आप कह सकते हैं कि कंट्रोल है, वो हमारे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में है। जो प्रोग्राम होता है आपकी वैल्यूज़ को देखकर, अगर आपने ये मान लिया कि आप अंधेरे में गए और एकदम से आपने बिलीव ले लिया कि यहाँ पर भूत है और आपने उसे मान लिया, ये हमारे उसमें बैठा हुआ बस ये सबकॉन्शियस में बैठ गया। अब जब आप अंधेरे में जाएंगे, सबकॉन्शियस आपको बचाने की वैल्यू रखते हुए, सबकॉन्शियस आपको बचाने का मूल्य रखते हुए जीवन का, वो आपको वहाँ से डराएगा कि यहाँ से निकलो। वो डरा नहीं रहा, वो आपको वहाँ से बचाने की कोशिश कर रहा। तो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा हेल्प करने के लिए काम करता है। आप कहेंगे सर इसमें कैंसर किसी को हो जाता है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, तो वो हेल्प कैसे कर रहा है? वो मैं आपको समझा सकता हूँ कैसे हेल्प करते हैं कोई भी बीमारी। मैं आऊँगा, 3 एग्जाम्पल पे आऊँगा। वो जो मैंने कहा है वो अभी बचा हुआ है। हाँ, तीनों। हाँ, वो तीनों बचा हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था इसको लेकर के कि ये जो आदमी पूरी ज़िंदगी डेवलप होता है, वो क्या डेवलप होता है कि जो शुरू से जब वो पैदा होता है, जब उंगली पकड़ के चलाया जाता है, उसे बोला जाता है कि ये बोलो, वो बोलो, ये बोलो, ये करो, ये मत करो, तो वो सारी चीज़ें तो अनकॉन्शियस माइंड में ही जाके बैठती होंगी ना? बिल्कुल, सारी की सारी अनकॉन्शियस में बैठाई जाती हैं आपके, ताकि आप सोसाइटी के लिए प्रो सोशल आदमी बन जाइए। कि आपको बताया जाता है कि ये बड़े हैं तो इनके पैर छुओ। ये सामाजिक, आपको समाज के लिए तैयार किया जाता है और इसलिए आपके इन आइडियाज़ को इनकलकेट किया जाता है, डीपली प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, हर एक रिचुअल को इसी तरह से डाला जाता है। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, हो सकता है कि दर्शक मुझे रोके भी, क्योंकि वो मुझसे बोलते हैं कि मैं टोकता बहुत हूँ। ये जो अंबानी का अवचेतन मन होगा और जो एक आम आदमी का अवचेतन मन होगा, उन दोनों की जो जीवन जर्नी सबसे बड़ी करने में या स्ट्रांग बनाने में या पैसा कमाने में जो सबसे ज़्यादा मदद करती होंगी, वो यही होंगी ना? यही है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं। अच्छा। उसको हम लोकल मॉडल एक्सेलेंस भी कहते हैं, LME। हाँ। LME का मतलब है जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जिस लोकल मॉडल में आप रहते हैं, उसके ही सिग्निफिकेंट चीज़ों को आप देखकर पूरा कर लेते हैं। अगर हम इतने ही एरिया में रहें, अपने ऑफिस में रहें, तो यहाँ पर जो एक्सेलेंट काम कर रहा है, बस वही हमारे लिए रोल मॉडल बन जाएगा। हम इस शहर में जाएंगे तो फिर हमारे शहर का जो टॉप क्लास आदमी है, वो हमारा रोल मॉडल बन जाएगा। तो बेसिकली आम आदमी का और उस आदमी का जिसका आपने अंबानी या टाटाज क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में दोनों में ही फ़र्क होता है। उनके रेफरेंस अलग है, उनके पास अनुभव अलग है हमसे। ठीक है ना। हमारा अनुभव यह है कि किसी तरह से काम चल जाए, महीने भर का काम चल जाए, और इसी उधर बुन में रहते हैं कि कहीं से ये 10, 15, 20 लाख रुपए आ जाए, करोड़ 2 करोड़ आ जाएं, और इसे अगर हमने ले लिया तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी कई बार कर देते हैं, अपनी ईमानदारी को, वैल्यूज़ को भी। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कि जब वो आदमी सोचेगा अपने गोल्स को, उसकी जो डायरी लिखी जाएगी 1 जनवरी को और मेरी जो डायरी लिखी जाएगी, इनमें तो बहुत फ़र्क होगा। यही मैं पूछ रहा था, क्योंकि मुझे अलग लोकल मॉडल मिला है, उसे अलग एक लोकल मॉडल मिला है। दोनों के बिलीफ भी अलग अलग होंगे। दोनों के बिलीफ अलग होंगे, तभी तो वो दोनों अलग है। नहीं तो हम सेम न्यूरोलॉजी के साथ पैदा होते हैं। जब मैं पैदा हुआ था, आप पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे, सबके पास वो 86 बिलियन न्यूरॉन थे, और खाली थे वो खाली थे, भरे नहीं गए थे, नहीं भरे गए थे। बस
हर एक मोमेंट के बाद जो भरा गया है वह उनकी रियलिटी है। यही भरा गया कि हमारे लिए 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है, उनके लिए 1 करोड़ रुपया बनाना आसान है। उनके लिए 1 ये करोड़। दोनों बिलीफ सिस्टम जो भरे गए, यही बिलीफ सिस्टम बताते हैं कि जर्नी कितनी बड़ी होने वाली है। और यही बिलीफ सिस्टम आपको बताते हैं कि क्या आप अट्रैक्ट करने जा रहे हैं इस यूनिवर्स में। हाँ, यही मैं पूछा था। अच्छा, मैं आता हूँ एग्जाम्पल पे। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, एक यूपीएससी का जो छात्र होता है ना, जब वो अपने घर से 20-21 साल पे निकलता है, तो उसका विजन भी उसके पास होता है कि उसको यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस या आईपीएस बनना है। उसको विजन होता है, दृष्टिकोण होता है। उसके बाद जो उसका हम इंटेंशन की बात करते हैं कि अगर ये बनना है तो क्या करना है, सोशल सर्विस करनी है, हमको समाज में एक अच्छा सिस्टम डेवलप करना है, इसलिए वो ये बनना चाहता है। और इंटेंसिटी भी तो होती है, वो पढ़ता है, लगा रहता है, लेकिन उसके बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम क्यों नहीं करता? देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि इंटेंसिटी को यहाँ समझना होगा। जी, जीतेगा तो इंटेंसिटी वाला ही। ओके। अफ्रीका के जंगल में एक हिरण निकलता है सुबह और एक टाइगर, हम्म ठीक है ना। टाइगर को एक हिरण चाहिए और वो हिरण के पीछे भागता है, और हिरण को पता है कि ये टाइगर उसको मार सकता है अगर 1 मिनट के अंदर उसने अपना बेस्ट नहीं दिया तो। 1 ही मिनट का टाइम है, 1 या 1.5 मिनट तक ही टाइगर अपने बेस्ट उसमें भागता है जोन में। याद रखिएगा, दोनों अपनी इंटेंसिटी को लेकर काम करते हैं और दोनों में से एक जरूर जीतता है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। पहली तो बात यह है। ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी को कैसे बनाए रखें, सिर्फ मुझे सोशल कोज करना है, यह इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग मुझे कई बार नहीं लगती। लेकिन एक आदमी यह है कि अगर वो नहीं करेगा इस काम को, अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो कोई दूसरा तो विकल्प मेरे नहीं है। पास क्या क्या पेन आ जाएंगे, मेरे पेरेंट्स के पास या मेरे सोसाइटी के पास या मेरे घर वालों के पास या मेरे पास। अगर वो पेन एक बार ट्रिगर हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बीच में अचानक याद आ गया, और ये एग्जांपल मैं हर एक पॉडकास्ट में दे रहा हूँ। ये कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया की, और मेरे पास वो किंडल पर वो किताब भी पढ़ी है जिसमें उस आदमी का सारा लेखा जोखा दिया। एक आदमी अपने फार्म हाउस में ट्रैक्टर चला रहा था और उसकी 2 बेटियां वहाँ पर थी, एक 13 साल की, एक 16 साल की। एक का नाम हाइना, एक का नाम हैली। 13 साल और 16 साल। ट्रैक्टर पलट जाता है अचानक फार्म हाउस में, और वो आदमी ट्रैक्टर के नीचे आ जाता है और वो वहाँ पर चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। कुछ एक पल में उसकी मौत होने वाली है। कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड? 1340 किलो का ट्रैक्टर, और वो 2 बच्चियां दौड़ती अपने फादर को बचाने के लिए। कैन यू बिलीव क्या होता है? वो दोनों बच्चियां 1340 किलोग्राम के ट्रैक्टर को उठा देती हैं, एक 13 साल की बच्ची और एक 16 साल की, और वो आदमी बच जाता है। इसका नाम इंटेंसिटी है। क्या वो बच्ची दूसरों के लिए कर सकती हैं? अब नहीं कर सकती। याद रखिएगा, जब आपके अंदर एक कॉन्ग्रुएंस आती है, एक वर्ड मैं दे रहा हूँ आज, एक कॉन्ग्रुएंस को मात्र हिंदी में आप कह सकते हैं एक रूपता आती है, मन, वचन और कर्म का एक संगम होता है स्पेशल। तो आपके डीएनए में जो पावरफुल एनर्जीज भरी पड़ी हैं वो आपकी बॉडी में रिलीज कर देता है कि ये लास्ट मोमेंट है तेरे लिए, बेस्ट कर दे। और उस समय जब आप बेस्ट करते हैं ना, उस समय एक मैजिकल मोमेंट आता है। वो मैजिकल मोमेंट ही आपकी इंटेंसिटी है। याद रखिएगा, आपको पता है कि 1300-1400 ही बच्चे पास होने हैं आईएएस में, और 4 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 10 लाख बैठ रहे हैं, ठीक है ना। उसमें 60-70 हज़ार शायद वो भी पास कर लेते होंगे मेंस भी, लेकिन जीतेगा वही जिसकी अभी भी इंटेंसिटी ज़्यादा है। ओके। हाँ, जिसकी सबसे ज़्यादा, मतलब फेल वो भी नहीं है, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा है वो उतनी थोड़ी सी सीट में वो सेलेक्ट हुआ, तो ये तय है कि भाई आप अगर अपनी इंटेंसिटी सबसे टॉप पे लेके चलेंगे तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो आपको ये नियम काम नहीं करेगा उस तरीके से। दूसरी बात ये मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ यहीं पर। इसके लिए मैं आपके दर्शकों को मिरेकल्स के रूल्स भी बता सकता हूँ, या एक वर्कशॉप मेरी होती है, वो फ्री में है। अच्छा। 2 घंटे की एक वर्कशॉप है, हाउ टू अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स। ओके। यानी कि चमत्कारों के देवता को कैसे जागृत करें, और वो फ्री होती है। अच्छा, 2 घंटे की वर्कशॉप। तो वो कैसे संपर्क कर उसका सकते लिंक हैं? मैं आपको दे देता हूँ, हाँ ठीक और है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं उनको ये समझाऊंगा कि जब भी आप किसी चीज़ को सोचते हैं, यहाँ मैं आपको आज एक विशेष चीज़ बता रहा हूँ। हम देश के एक दर्शन के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है अद्वैत सिद्धांत। ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है कि 1 फॉर ऑल फॉर वन, या 1 इन ऑल इन वन। इस समय जो यहाँ पर एक ऐसा स्पेशल मिरेकल पदार्थ है, चमत्कारी पदार्थ है, जिसे हम यूनिवर्सल एनर्जी यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। हर चीज़ उसी से बनी है, हर चीज़ उसी में समाप्त हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो मेरे सामने, मैं और आप भी उसी ऊर्जा के बने हुए हैं। ठीक है। इसकी कुछ खास बात बताता हूँ,
अद्वैत सिद्धांत में यही लिखा है और यही मोनिज्म में लिखा है। और मोनिज्म वालों ने कहा है कि ये हमने इंडियन फिलोसफी से लिया है। अच्छा, जो 200 साल पुराना मोनिज्म है, क्रेडिट जिससे दिया वो उन्होंने। किताब लिखी गई है, द सीक्रेट। हम्म। ठीक है ना। मुझे कई बार मैं उसकी इज्जत जिसका करता नाम हूँ। नहीं ले रहे थे आप, आपने बाद में ले ही ले ही लिया। दिया, मैं क्या उसमें, और एक मूवी भी बन गई। हाँ, लेकिन वो तो अद्वैत से उन्होंने खुद कहा कि तो अद्वैत सिद्धांत इंडिया का है, लेकिन हम अपने इंडियन को नहीं पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको उस वर्कशॉप में भी बताऊंगा सबको, ठीक है। ये जो मिरेकल या ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये हमारे आई मीन महापुरुषों को 3000 साल पहले, 4000 साल, 5000 साल पहले पता था। बिल्कुल और था। उन्होंने इसमें लिखा है, और यही मोनिज्म ने लिखा है कि इसमें अपना एक थॉट होता है। नीम का पेड़ कड़वाई बनेगा, आम का पेड़ को पता है कि उसे कब फल देने हैं, कितने दिन तक वो जिएगा, 1-2 साल ऊपर नीचे होकर कैसे उसके पत्ते गिरेंगे, कब आएंगे। बिल्कुल। ठीक है ना। उसमें एक थॉट है। एक बच्चा जब पैदा होता है 2 स्पर्म आते हैं, लेकिन वो एक पूरी बॉडी बन जाती है। हड्डियां कहाँ से आ रही हैं, याद रखिएगा, ये यूनिवर्स है जो इन चीज़ों को पूरा कर रहा है। उसमें लिखा है कि यह ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। जो भी आप किसी चीज़ का सपना देखते हैं और उस सपने में अगर आप इंटेंसिटी को लेकर जी रहे हैं, तो ये यूनिवर्स आपके इस संदेश को सुनकर इमीडिएटली चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ठीक है। जब मैं इस मोनिज्म को या अद्वैत सिद्धांत को पढ़ रहा था, इसकी बुक्स पढ़ रहा था, तो वहाँ पर एक चीज़ आई कि उसमें एक सवाल किया गया कि यार मुझे कार चाहिए, इंटेंसिटी है कि हाँ मुझे अपनी कार चाहिए, मुझे अपनी बच्चे को देनी है, तो ये कार आती क्यों नहीं, यहीं बन जाए ना। तो उसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है कि मिलियन ईयर्स के बाद में हमारा माइंड इतना इवोल्व हो जाए, इतना आगे प्रोग्रेस कर ले, उन्नति कर ले कि ये भी पूरा हो जाए। यद्यपि ऐसे कुछ हम सुनते हैं महाभारत और रामायण में कि जैसे कैसा आपने था? किया तो वो आ जाती, प्रकट हो गए, प्रकट हो जाती थी। आने वाले समय में ये हो सकता है हमारे साथ भी हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपकी इंटेंसिटी है कि ये आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए बेहद ज़रूरी है, और इस इंटेंसिटी को आप मरने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ होगा कि अचानक आपकी लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो जो कार वाले पैसे आपको हैं वह आप कमाना शुरू कर दें, ओके। आपकी बचत होनी शुरू हो जाए। और अचानक एक दिन ऐसा आएगा कि आपका एक फ्रेंड आएगा, अरे सुनो यार वो कार आ गई है, वो अमेरिका में बनती थी, जर्मनी में बनती थी, इंडिया में लॉन्च हो गई है, और ये वही कार है जो तुम्हें ज़रूरत थी। यानी कि अभी आपका माइंड उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर इसे आप अट्रैक्शन है। लेकिन इसमें यह नहीं होगा कि आप इसमें लॉ ऑफ एक्शन नहीं करेंगे। लॉ ऑफ एक्शन नहीं करेंगे तो अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। लॉ ऑफ एक्शन तो कभी भी नहीं कहा, आई मीन आप नहीं अचीव करेंगे। और याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ एक्शन को ना लॉ ऑफ एक्शन नहीं कहा जाता, हाँ। इसे लॉ ऑफ रिसीविंग कहा जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी मोबाइल उठाया और एक किताब आपने अमेजोन पर ऑर्डर कर दी, ठीक है ना, और जैसे ऑर्डर करते हैं तो आधे घंटे बाद आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो वो वहाँ से लिख देता है कि यहाँ से चल पड़ी है जी। फिर ट्रैक करते थे आपके शहर में पहुँच चुकी है। 2 दिन बाद वो कहता है जी आज 11 बजे तक पहुँच जाएगी। ठीक है ना, ट्रैक हो रहा ना। बिल्कुल। यानी कि आपने जैसे उस किताब का पैसा दिया तो किताब आपके पास आ रही है ना, सर्टेनिटी होगी ना। लेकिन जब किताब आपके गेट पर आती है उस समय घंटी बजती है, और घंटी बजने के इमीडिएटली आप दरवाज़ा खोलते हो। ये तो दरवाज़ा खोलना है, अगर इसे आप चूक गए और दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो वापस चली जाएगी ना, चली जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ रिसीविंग यही है कि जो आपने मांगा है, इंटेंसिटी क्रिएट करी है कि ये मुझे चाहिए, और इस इंटेंसिटी को बनाए रखें आप, इसे डाइल्यूट ना होने दें किसी और सब्स्टिट्यूट से। तो याद रखिएगा, अब आप लॉ ऑफ रिसीविंग लें इसको, यानी कि ये उधर से चलना शुरू हो गया है। अब आपको एकदम से आइडिया आएगा, मुझे ये करना चाहिए, मोटिवेशन आ जाएगा, ये करना चाहिए, ये करना है। जब आपको ये सिंक्रोनिसिटी, ये मैसेज, ये संदेश मिल रहे हैं तो आपको करना है ये काम। ऐसा कभी नहीं होगा कि अब मैंने तो कह दिया भगवान शंकर अब मेरे घर पर ला के रखें, ये जोमेटो का कोई वो नहीं है, आई मीन कोई खाना। जोमेटो वाला भी खाना लेके आएगा, आप रिसीव नहीं खाना करेंगे लेके तो तभी तो आप रिसीव करोगे ना, और उसे खाओगे तभी तो मजा आएगा ना, वापस ही जाएगा वो। समझ गए मेरी बात। तो जो एक्शन है, जो आपके एक्शन है, याद रखिएगा, वह तो लॉ ऑफ रिसीविंग है। और उस एक्शन में कई बार पता चला कि आपने दरवाजा खोला, पता चला कि वहां तो वो अभी आया ही नहीं, वो अमेजोन वाला, तो वहां तो एक बैगर खड़ा है, तो दूसरी बार खोलना पड़ेगा। लोग कहते हैं नहीं मैंने तो भाई एक बार खोला था वो नहीं आया। अरे भाई एक बार नहीं, बार बार खोलना पड़ेगा। बॉडी आपको इसीलिए दी गई है, द मोर यू आर डूइंग द जॉब विद योर बॉडी, द मोर यू आर फीलिंग यंग।
मतलब हम जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो सब हम में है, बस वो अच्छा, पहले भी यही होता था, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं, कि पहले लोग बैठ के साधना करते थे, ध्यान लगाते थे और चीज़ें हो जाती थी, मिल जाती थी, जान लेते थे। मेरा दूसरा सवाल सर, 3 सवाल में से एक अभी पूरा हुआ है। दूसरा कि जब कोई पति पत्नी या जब किसी का भी संबंध विच्छेद होता है, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए वो उसको जोड़ सकते हैं? क्योंकि वहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, विचारों का होता है, विचारों का नाम और तमाम तरह के उनके कंट्रोवर्सी होती है, जिसकी वजह से वो इस तरह का फैसला लेते हैं। तो क्या वहाँ पे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है, 100 के 100% कर सकता है, बशर्ते कि आप उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक बार फिर नए तरीके से प्रोग्राम करना शुरू कर दें। जब उन्होंने शादी की थी या प्रेम किया था, तब उनकी एक दूसरे के प्रति इमेज या यहाँ पर जो विजुअल्स पड़े थे वो डिफरेंट थे। वहाँ पर एक दूसरे के प्रति एक प्यार की भावना थी, इंटेंसिटी थी। हाँ, उसी ये तो इंटेंसिटी था। तो एक मिले थे, नज़दीक आए थे, वो इंटेंसिटी खत्म हो गई है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारी काउंसलिंग करता हूं और कई बार मैं पति या पत्नी से पूछता हूं कि जो कई बार वो कहते हैं कि सर हमारे में संबंध विच्छेद हो रहा, तो हमसे एक बार मिल लो, अगर बात बन जाए तो। मैं धीरे से कई बार पूछता हूं एक ही आदमी से या एक इंसान से कि अपने स्पाउस को जरा अंदर आंखें बंद करके देखो, पिक्चर है क्या? वो कहता नहीं है, या वो वाली नहीं है जो पहले थी, आज यहाँ धमकाते हुए आ रही है, या यहाँ पर आज उसकी बेकार सी पिक्चर आ रही है। मैं कहता हूँ कि अगर वो इमेज नहीं आ रही तो तुमने कब देखा था? अभी देखा था, 1 घंटा पहले, भारी बैठा हुआ आपके क्लिनिक के। बात तो लेकिन यहाँ पर इमेज नहीं रही, वो वाली जिसके साथ प्यार था। जीवन में याद रखिएगा, जब तक आप किसी भी चीज़ की इमेज को यहाँ नहीं लाएंगे जिसके साथ आप एसोसिएटेड यानी कि लगाव रखते हैं, तब तक वो चीज़ आपके साथ कोई संबंध नहीं बना रही है। आप कितने लोगों को अपने घर में लेकर आएंगे? हजारों लोग घूम रहे हैं, तो आपके साथ किसी को आप अपने घर में लेकर आएंगे मेहमान बनाकर? नहीं। लेकिन सोचिएगा कि आपके गांव से अचानक आपके छोटे भाई, आपके पिताजी, आपके माताजी, मामा जी अगर आपको दिखाई दे जाएं, अरे एकदम से गाड़ी रोक देंगे, ठीक है ना, लगाएंगे गाड़ी। कई तो ये कहेंगे यार कहाँ रोक रहे हो गाड़ी? भाई मैं नहीं रुक सकता। एकदम से उसको गले लगाएंगे, कहाँ लेकर आएंगे? घर लेके आएंगे, बिकॉज उसकी इमेज बाकी लोगों से की इमेज से अलग है। यस और नो? बिल्कुल। जिस दिन आपके जीवन में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए और एक रिश्ता बनाने के लिए इमेज को आप रिप्लेस कर दें, उसी टाइम आपका रिश्ता बदल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पति पत्नी के बीच में ये तब डिवोर्स होते हैं जब आप एक दूसरे से छकने लगते हैं, भरने लगते हैं, परेशान, टायर्ड होने लगते हैं, थकान होने लगती है एक दूसरे से, और आप कह सकते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस आ जाती है, जहाँ पर हम अपने ही पार्टनर की इमेज को लाइक नहीं करते, दूसरी इमेज वहाँ आने लगती हैं। जीवन में अगर आपके मेंटल स्क्रीन पर किसी और आदमी की इमेज उस जगह पर आ गई जहाँ पर आपके पति की या पत्नी की इमेज थी, तो फिर वो तो गई ना। एक जगह पर एक जगह ही रह सकता है। ये बहुत बड़ा कारण है, लेकिन लोग दोष देते हैं पत्नी को। सच यही जो अभी आपने बोला है, इमेज बदल जाती है, रिश्ता बदल जाता है। इमेज, हर एक रिश्ता ही आपके इंटरनल इमेज से है। पैसा आपके पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसकी इमेज आपने खराब बना रखी है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अच्छी बना रखी है। रिश्ता तो सारा आपकी इमेज के ऊपर है। जो रिश्ता होता है वर्ड, उसमें कोई टेंजिबल, कोई कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती, वो तो एक मर्यादित होता है। कितना बढ़िया धागा बना हुआ है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, पति पत्नी, तो सबसे पहले आप उस पर्पज़ को अट्रैक्ट करें कि आप साथ क्यों हैं। कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ, शादी कर रहे हो? हाँ जी। क्यों कर रहा हूँ? रोज़ मेरे पास लड़के आते हैं, मेरे स्टूडेंट भी होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं। मैं धीरे से पूछता हूँ लड़के से, शादी कर रहे हो? हाँ जी। कैसी लड़की चाहिए? क्यों कर रहे हो शादी? सर एक लड़की चाहिए। क्यों कर रहे हो शादी? सर शादी सभी करते हैं। तो इसका मतलब है पहला ही क्लियर नहीं है। दूसरा, कैसी लड़की चाहिए? सर लंबी हो और खूबसूरत हो। ठीक है ना? हाँ। याद रखिएगा, ये पर्पज नहीं है आपकी शादी का, ये वैल्यूज है, यानी कि ये एक गोल मात्र है। फिर मैं उससे कहता हूँ ब्यूटी तो और उसकी खूबसूरती तो 2-3 साल में खराब हो जाएगी। 2 बच्चे आपके घर में आए, ब्यूटी तो खत्म है। वो ओबेसिटी आएगी, हाँ। फैट आएगा, अगलीनेस आएगी, रिंकल्स आएंगे और बहुत सारे बदलाव आएगा, बाल भी गिरेंगे, पर तेरा दिमाग कहाँ अटका रहेगा? ब्यूटी पर। और जिन चीज़ों के लिए तूने शादी की थी वो चीज़ें अब तुम्हें मिल नहीं रही, तो आप इस बस से उतर जाओगे ना फिर। लेकिन फिर वो खत्म हो गया पर्पस जिसके लिए हमने की थी, और 2-3 साल में भाव बदल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको बड़े पर्पस ढूंढने होंगे। अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो मैं बता रहा हूँ, आप अपने इस रिश्ते के पीछे एक पर्पज को लाइए। आपका पर्पज है एक अच्छी खूबसूरत जनरेशन को पैदा करना, बड़ा करना, पीढ़ी को बड़ा करना। आपका पर्पज है कि आप सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बने। आपका पर्पज है कि आप एक कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सोसाइटी में। और याद रखिएगा, इसके लिए ब्यूटी की ज़रूरत नहीं,
इसके लिए ये भी जरूरत नहीं कि वो अंग्रेजी आए या उसको स्पेनिश आए, इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। एक इमोशंस की और अगर दोनों के पास ये पर्पज़ है तो ये रिश्ता लंबा चलेगा, नहीं तो फिर आप रोज़ाना एक दूसरे से फ्रीडम की तलाश करेंगे। सर मेरा जो तीसरा सवाल है ना वो इसको काउंटर कर देगा, जो अभी जिन जवाबों पे बात हुई हमारी। तीसरा सवाल ये है कि एक आदमी जो किसी बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वो बीमार है, उसको पता है कि उसको अब डॉक्टर ने कुछ टाइम दिया है, 1-2 साल का टाइम हो सकता है। अब जो बीमार है वो ज़िंदगी की कामना करेगा, दृष्टिकोण भी रखेगा, उसके सामने बड़े बड़े सपने आएंगे, बड़ी बड़ी तस्वीरें उभर के आएगी कि अगर मैं बच जाऊंगा तो अपने नाती पोता के साथ, अपने बेटी बेटियों के साथ, या मैं दुनिया में ये घूमूंगा, ये कर लूँगा, मुझे ये करना चाहिए था नहीं कर पाया, ये भी कर लूँगा। उसके पास तीनों चीज़ होती है, उसके बाद भी कई बार वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाता है। वो व्यक्ति कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खुद को रिकवर कर सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि कई बार जब हमें कोई भी बीमारी मिलती है ना, जब डॉक्टर कहता है तुम्हें ये बीमारी होगी और ये लाइलाज है, पहली चीज़ समझिएगा, वो इन जो पिक्चर आपने बताई ना कि मैं भी देश विदेश में घूमूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, लोगों से बात करूंगा, मौज मस्ती करूंगा, ये सारी इमेज ख़त्म हो जाती है। अगर ये इमेज बनी रहे ना, वो बीमारी ना पड़े। यही तो वो इमेज है जो फ्यूचर की इमेज है, जो उसको ज़िंदा रखती हैं। गड़बड़ ये होती है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे पास एक ही गोल होता है, किसी तरह से बीमारी ठीक हो जाए। यह गोल बिल्कुल नेगेटिव है। हम सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि मेरी बीमारी ठीक कर दो। मैं लोगों से कहता हूँ आप गलत मांग रहे हो। ये तो वही वाली बात है कि आप एक रेलवे स्टेशन पर जाते हो और वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जाकर आप किसी आदमी से कहते हो जो खिड़की में बैठा हुआ, जो टिकट बांट रहा है, आप उससे कहते हो जी ये जो 500 रुपये लो, मुझे एक टिकट दे दो। वो पूछेगा कहाँ जाना है, और आप कह रहे सर मुझे इस शहर में नहीं रहना, लेकिन ये मुझे इस शहर में नहीं रहना, इससे आप कभी भी टिकट नहीं मांग ले सकते। वो ये पूछेगा भाई जाना कहाँ है, पर मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, पर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। तो यही तो गड़बड़ कर रहे हैं हमारे सारे लोग। मेरे दोस्तों को, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीमार हैं, अगर मैं आपका ये गोल है कि मैं बीमारी को ठीक करना चाहता हूँ, तो ये गोल बिल्कुल नेगेटिव है, इससे बात नहीं बनेगी। सबकॉन्शियसली आपको ये तय करना होगा कि मुझे हेल्दी बनना है। अब वो जो हेल्दी पिक्चर है उस इमेज को आप बनाइएगा। अभी आपके पास जो पिक्चर है वो एक नेगेटिव पिक्चर बनी हुई है। मैं बीमार हूँ, मुझे ये बीमारी होगी, ये ट्यूमर, ये कैंसर, ये आर्थराइटिस, ये बीमारियाँ हो गई हैं। आप इससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। ये तो वही वाली बात है कि काले हाथी के बारे में ना सोचूं, काले हाथी के बारे में मैं ना सोचूं, काले हाथी के बारे में मैं ना सोचूं। मैं क्या सोच रहा हूँ? उसी के बारे में सोच रहे हैं आप। बस तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि तो आप क्या हर टाइम उसी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं। पहला मैं कहता हूँ कि आपकी आउटकम इमेज क्या है। वो कहता है सर ये क्या होती है? मैंने कहा मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम्हें यही नहीं पता। आउटकम इमेज का मतलब है किस शहर में जाना चाहते हो। क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब इसलिए आपके थॉट्स में। मैं ये उससे कहता हूँ कि तुम्हें बीमारी ठीक करनी है। हाँ जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूँ। बीमारी ठीक हो चुकी है, मान लो, वो जो आउटकम इमेज है, वो जो आपकी लक्ष्य की इमेज है जिसको पूरा कर लिया है, वो कैसी होगी? वो कहता है सर वो तो कभी बनाने का मौका नहीं मिला, बस वही तो मिसिंग है यहाँ पर। बेसिकली वो मिसिंग है कि चमकता हुआ चेहरा हो, खिलखिलाती हुई आंखें हो, आपकी बॉडी स्कैन करो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी इमेजिनेशन में कि बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ट्यूमर ठीक हो चुका है। आप बढ़िया से अपनी इमेज को बनाओ। इसे बनाने में 40 मिनट लगाओ। अब ये इमेज अगर बन गई तो क्या क्या बेनिफिट होंगे? सर मैं देश विदेश में घूमूंगा। कौन सा देश होगा? शहर कौन सा होगा? कौन सी फ्लाइट पकड़ोगे? कौन सी सीट लोगे? कौन सा होटल करोगे? होटल में ड्रेस क्या होगी आपकी? शाम कैसे कटेगी? किन दोस्तों के साथ बैठोगे? बात क्या करोगे? बच्चों को जब आप खिलाओगे, अपने नाती पोतों को, उनके नाम क्या है? ठीक है, उन्होंने क्या गिफ्ट दोगे? कहानी कौन कौन सी सुनाओगे? एक बार डिटेल में तो जाना शुरू करिए। जैसे ही आप इन डीप डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है अवचेतन मन की, वो जागृत होगी। वो कहेगी यार ये तो ये रहा, मुझे तो जहाँ जाना था। अभी आप क्या कह रहे हैं? मुझे शहर में नहीं रहना। वो कह रहा भाई मैं टिकट कैसे दूँ? वो कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे शहर में नहीं रहना। देगा ही नहीं, वो देगा ही नहीं। और फिर उसमें भी कई बार आप वेग बना देते हैं। सर एक ऐसे शहर में जाना है मुझे जहाँ पर रोड्स हों, जहाँ पर पेड़ हों, जहाँ पर कारें हों, जहाँ लोग हों, जहाँ पानी हो, जहाँ बादल हो। अभी भी वो किस चीज़, कौन से शहर का देगा टिकट? वो पैसे वापस देगा, कहेगा कि जाओ तुम। बस यही हो रहा है। ये नेचर आपको पैसे वापस दे रही है। उनसे कह रही है भैया जाओ यहाँ से, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें दूँ क्या।
अच्छा, यही वजह मुझे लगता है कि जो एक नौकरी पेशा आदमी होता है, जैसे वो रिटायर्ड होता है, अपने आप को टायर्ड मान लेता है और जल्दी ही इस दुनिया से चला जाता है। वहीं एक बिजनेसमैन अगर देखा जाए तो उसकी जिजीविसा इतनी लंबी होती है, उसकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो 100 80 90 100 जाता ही जाता है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो क्या होता है कि मुझे मतलब ये सवाल मेरा ये है कि क्या वो इच्छा शक्ति ही होती है जो उसको लंबे दिनों तक जिंदा रखती है? इच्छा शक्ति के अलावा मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आपके पास बड़ी बढ़िया खूबसूरत इमेजेस हों फ्यूचर की, वो आपको जिंदा रखती हैं। ओके। इच्छा शक्ति तो आपके सबकॉन्शियस का माइंड पार्ट नहीं है, कॉन्शियस का पार्ट है। जो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट है वो आपकी इमेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओकिनावा जो जापान का टापू है, तो वहाँ लोग 90 साल के 95 साल के आपको खेलते हुए नजर हाँ, आएंगे। हाँ। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपका टैक्सी ड्राइवर ही 90 95 साल का होगा, ऐसा मैंने पढ़ा है। वहाँ पर 105 साल के आदमी से पूछा गया कि भाई तुम कैसे, तुम इतने बूढ़े हो गए हो। तो उनके पास हमेशा एक चीज़ होती है, वो है कल को कैसे जीने का उद्देश्य है होगा, यानी कि कल का जीने का उद्देश्य क्या है। जब भी हम रिटायर हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पल आता है हमारी लाइफ में कि कल तक, आज तक मैं अपने ऑफिस का बॉस था, सब लोग मुझे सर 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 कर रहे थे, और अगले दिन पता चलता है कि आई एम नो मोर वांटेड, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। और आप देखते हैं कभी घड़ी की तरफ, चलो मैं सब्ज़ी ले आऊँ, कभी आप सब्ज़ी काट रहे हैं, और वहाँ से आपके अंदर एक ही चीज़ मरती है, वो है आपका लायक होने की फीलिंग। लायक होने की भावना मर जाती है कि अब मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा, जीवन में कभी रिटायर होने की बात ना करें। जितने भी लोग कहते हैं पैसा कमाओ फिर रिटायरमेंट की लाइफ जियो, बेवकूफ़ का काम मत करना। हमेशा रोज़ाना एक गोल बनाइए। वहाँ पर 105 साल की आदमी से पूछा गया, तुम्हारा ज़िंदा रहने का पर्पज़ क्या है? भाई आप ज़िंदा हो, कल क्यों सुबह आप उठेंगे? उसने कहा कल सुबह मुझे गांव के बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना है। वहाँ 95 साल की एक लेडी ने उसके परिवार के ऊपर किसी नाग ने या उसने अजगर ने हमला किया, तो उसने उसे पकड़कर घुमाकर मार दिया। 90 साल के आदमी ने वहाँ पर एक नेशनल मुक्केबाज को हरा दिया। बिकॉज दे हैव अ पर्पज टू लिव। याद रखिएगा, जब आपके पास कल के जीने का पर्पज होगा तो याद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर्पज को पूरा करने के लिए, और उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसे पूरा करेगा। जब हमारे पास बड़ी बीमारी होती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय आप किसी बड़े पर्पज से खो चुके हैं। आप एक बड़ा पर्पज बनाइए। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि लोग कहते हैं कि सर आप 65 हो गए। मैंने कहा हाँ हो गया, लेकिन अभी 55 बाकी हैं। अभी 55 बाकी है। मैं तो ये ध्यान रखता हूँ, मैं किसी ने पीछे कितना गया ये नहीं, अभी कितने और अभी माइलस्टोन पूरे करने। लोग पिछले वाले को याद करते हैं। मैं तो 70 का हो गया हूँ। भाई गड़बड़ कर दी, तेरे पास रेफरेंस आ गया कि 70 में तो निकलने वाले बहुत सारे लोग निकल लिए। अरे यही तो गिनते हैं लोग कि भाई अगर तो मैं तो ये गिनता हूँ, भैया मेरे तो 55 बाकी हैं, अभी अगले साल 54 बाकी रह जाएंगे। तो मैं अगले वालों को गिनता रहता हूँ, जो फ्यूचर टाइम लाइन है मेरी। ये भी तो सोच हो सकती है। नहीं, यही सोच है जो आपको 65 की उम्र में भी ऐसे रखी हुई है। देखिए, एक चीज़ तो है, लोग प्रमाण ढूंढते हैं। अगर किसी को इन विचारों का, एनएलपी का प्रमाण चाहिए तो वो सिर्फ आपको देख ले, और वहाँ जो 65 के लोग हैं, 60 के लोग हैं, उनके बीच में आपको खड़ा कर दे। मैं कहता हूँ 50 के लोगों के बीच में आपको खड़ा कर दे, तो ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। आप हैं, ये चमत्कार नहीं है। आप जिस तरह से खुद को रखें वो चमत्कार और फिटनेस भी नहीं हो सकता। फिटनेस करके भी कोई इस तरह से नहीं रखता। ये आपके विचारों की और माइंड की ताकत है, और जो सब लोग देख रहे हैं। अब मैं आता हूँ उस मूल सवाल पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम क्या हैं, कितने नियम हैं, और अगर वो नियम है तो उसको क्या फॉलो करने की भी कोई टेक्निक है? Yes. ये बताएं। वेरी ट्रू। तो 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर। मैं कुछ थ्योरी बताऊंगा, और प्रैक्टिकल के लिए मैं आपके दर्शकों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 2 आवर का प्रोग्राम, उनका लिंक, जिनका लिंक उनको मिल जाएगा। यस। पहला नियम है कि आप अपने खालीपन को करें, बेकार की रंजिशों को, बेकार के थॉट को, बेकार की पेनफुली मेमोरीज को आप किसी भी एनएलपी के ट्रेनर के द्वारा डिलीट करवा लें। ठीक है। जब आपकी जगह बनेगी तो पहला रूल है, यूनिवर्स हेट्स द एम्प्टीनेस। यूनिवर्स कभी भी खाली जगह को खाली नहीं रखता, वहाँ पर एकदम से कुछ ना कुछ आ जाता है जी। आपने जैसे ये पॉडकास्ट का स्टूडियो बनाया तो सब चीज़ें भरनी शुरू हो गई। यहाँ पर ये तस्वीर आ गई, यहाँ पर ये टेबल आ गई, हमारे पास 4-5 लोग भी बैठे हैं यहाँ पर जी। तो पहली चीज़ है कि आप खालीपन का नियम लागू करें। ओके। दूसरी बात, अब दूसरा है रेडिएट टू रिसीव।
इस रूल का मतलब है कि जिस चीज़ को आप रिसीव करना चाहते हैं उसे आप देना शुरू करें। आप अच्छा। कहेंगे सर मैं पैसा लेना चाहता हूँ तो पैसा ही आप दिलवा रहे हो, नहीं, आप खूबसूरत विचार दें लोगों को। ओके। जो भी लोग मिलें, अगर उनके विचार पैसे के लिए अच्छे नहीं हैं तो आप उनके विचारों को बदलें। अरे नहीं हो जाएगा। उनको आप अच्छे मैसेज दें, उनको अच्छे संदेश दें। अरे तुम तो बहुत अच्छे परफेक्ट आदमी लग रहे हो। जब मैं लोगों से मिलता हूँ एक ही बात कहता हूँ, 100 करोड़ कमाओगे देख लेना, 10% मुझे भी देना। हाँ 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 तो हाँ, लोग क्या हंसते बात हैं, है, अरे यार क्या कितना बात है। अच्छा लगा। तो बेसिकली मैं कुछ और नहीं करता, मैं उनके अंदर के एक बिलीफ को क्रिएट करता हूँ कि यार मैं उनको ये कह रहा हूँ। लोग ये कहते हैं तू कुछ नहीं कर पाए, मैं कहता हूँ उनको एक तरफ से उनको कुएं में डालो। तो आप रेडिएट करो। अगर आप हेल्थ अचीव करना चाहते हैं तो हेल्दी विचारों को दो। पैसा रिसीव करना चाहते हैं तो पैसे के माइंडसेट को बांटना शुरू करो। बिना मतलब पैसे की बुराइयां मत करो। पैसे वालों को आप सबसे ज़्यादा आम आदमी जो है पैसे वालों को डिसलाइक करता है, ठीक है ना। उसके पास ये इतना पता होता है जी पैसे में कितनी बुराइयां हैं और पैसा कमाने जा रहा है, ठीक है ना। तो दूसरी बात है रेडिएट टू रिसीव। ओके। तीसरा है विजुअलाइज करना शुरू करें कि मानो उस चीज़ को जो तुम्हें पाना है उसको तुम अचीव कर चुके हो, और अचीव करने के बाद उस चीज़ ने आपके जीवन में कितनी खुशियों को दिया है आपको। आप एक बड़े पैसे वाले हो गए तो इमेजिन करो कि आपके इवन एंसेस्टर्स जो शायद कहीं से देख रहे हों आपकी इमेजिनेशन में, वो कितने खुश हैं कि आप नहीं कर दिखाया। आपने खूबसूरत लाइफ जी ली है। अगर वो लाइफ आ जाए तो आपकी माता जी कितनी खुश होंगी, पिताजी कितने खुश होंगे, जी। आज आपकी आने वाली पीढ़ियां कितनी खुश होंगी। आप किन किन देशों में घूमेंगे उनकी डिटेल्स में जाना शुरू कर दो, और एक जोन को क्रिएट कर लो, एक इंटरनल दशा को क्रिएट कर लो कि मानो आपके 86 बिलियन न्यूरॉन पूरी तरह से उसी में खोए हुए हैं। जब आप इस दशा में होंगे तो एक रियलिटी क्रिएट हो जाएगी आपकी पूरी बॉडी के अंदर, माइंड एंड बॉडी एक जगह पर आ जाएगी। ये वो पल होगा जहाँ पर आपकी पिक्चर्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं लेकिन आपकी इमोशन हार्ट में डेवलप हो चुकी हैं। जब आपकी पिक्चर यहाँ पर पड़ी हैं और हार्ट ने यस कर दिया तो फिर तो अब तीसरा काम होगा, वो है आपका गट। गट एकदम से आपको रिएक्शन देगा, जिसको आप गट फीलिंग कहते हैं। यार मुझे सर्वेश जी से मिलना चाहिए, फ़ोन आएगा, अरे राम सर मेरा नाम सर्वेश जी है, मैं सर्वेश है और मैं आपका पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। फिर आप ये नहीं कहेंगे आज मन नहीं कर रहा, हाँ, क्योंकि आपका यही वो चीज़ है कि आपको कुछ करना था, पॉपुलर होना है। यही वो आदमी है जहाँ से मुझे एक आदमी मिलेगा और मैं कहूँगा मैं आ रहा हूँ जी, ठीक है ना। और फिर पता चलेगा कि तो ओले पड़ गए आज, तो नहीं, कोई नहीं ओला रोकेगा, आज ये काम होना है। याद रखिएगा, जब ये विजुअलाइजेशन आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको मैसेज जैसे ही मिलेगा आपकी बॉडी के अंदर एक गट फीलिंग आएगी कि हाँ इस काम को कर लेना चाहिए, यहाँ कोई रिस्क नहीं है। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो है लॉ ऑफ रिसीविंग। लॉ ऑफ रिसीविंग का मतलब है कि जो एक्शन आपको लेने हैं उन्हें पूरी पोटेंशियलिटी के साथ लीजिए, उस पर बहाना मत बनाइएगा। अगर आप उस पर बहाना बना रहे हैं तो आप यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। इससे पहले एक चीज़ और भी है, कनेक्ट विद द यूनिवर्स। यानी कि आप इमेजिन करें मेटाफोरिकली, सांकेतिक रूप से, कि कोई यूनिवर्स की पावर है कहीं पर और आप उसके साथ कनेक्ट फील कर रहे हैं और अपनी विश को बता रहे हैं, और वहाँ पर बताइए कि ये चीज़ें मुझे इसलिए चाहिए पैसा कि मुझे अपनी लाइफ को तो बेहतर करना ही है, पर मुझे और 10 लोगों की लाइफ को बेहतर करना है। करके तो देखिएगा, आप करके देखिएगा। जब आप ये कहें कि मुझे एक ऐसा स्कूल खोलना है जहाँ पर कुछ लोगों के बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ें और वो इस देश का निर्माण करें, वो अपने माता पिता के लिए अच्छे हों, आप इस विचार को लेकर एक इंटेंसिटी के साथ जीना शुरू करें सिर्फ अगले 2-3 महीने के लिए। आप देखेंगे कि ये विचार अचानक प्रोपोगेट होना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में वो लोग आना शुरू हो जाएंगे जो इन विचारों को सपोर्ट करने के लिए आदमी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल वो तुम हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये 100th मंकी सिंड्रोम की एक कहानी है, बड़ी पॉपुलर। 100th में जो 1950 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जैसा ही विचार आप रखेंगे उस विचार के अनुसार आप दुनिया के दूसरे हिस्से में भी लोगों को आकर्षित कर लेंगे। वो पता नहीं कैसे आप तक आ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि विचार आपका नहीं है, थॉट इज नॉट योर्स। या तो वो आपके अंदर पैदा हुआ तो किसी तक जरूर जाएगा। ये ऐसा होता है सर, हमारे उसमें सेगमेंट में होता है। कई बार क्या होता है ना, हम जिन चीज़ों को सोचते हैं हमको पता नहीं होता और अगला उसको कर रहा होता है, और 4 दिन में हम सोचते हैं कि अरे ये तो मैंने सोचा था, किसी और ने नहीं सोचा था और उसने कर दिया। तो ये बात सही है कि विचार जो है ट्रांसफ़र होते हैं। हाँ, इतना ही नहीं, अगर आप जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो PhD कर रहे हैं और वो ये मानते हैं कि जो मैंने टॉपिक चूज़ करा है ये बहुत ही यूनिक है,
और अभी वो पीएचडी भी नहीं पूरी हुई थी, अभी अभी 1 ही साल हुआ था। सडनली उनका बॉस उन्हें कहता है, उनका जो टीचर होता है, डू यू नो ऑलरेडी इसके ऊपर पीएचडी कर लिया किसी आदमी ने, और वो तुम्हारे बाद ही सेलेक्ट, आई मीन तुम्हारे बाद ही उसने फला देश में ये टॉपिक लिया है। याद रखिएगा, ये बड़ा कॉमन है। ये 100th मंकी सिंड्रोम की कहानी है, जिसके कैसे हमारा विचार दुनिया के दूसरे हिस्से में भी लोगों तक जाता है। और यहीं पर क्वांटम फिजिक्स भी आती है। जो क्वांटम फिजिक्स का मतलब है नॉन डुअलिटी। नॉन डुअलिटी का मतलब है मैं और आप दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। एनर्जी लेवल पर ये मैटर है, मैटर के अंदर अणु है, आई मीन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर एनर्जी है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस लेवल पर हम सब एक ही हैं। और अगर मेरे और आपके बीच में एक समन्वय, हार्मनी है, तो याद रखिएगा, कई बार आप देखेंगे जब जिसके साथ आप अर्ली लव होता है ना, प्यार होता है, किसी के साथ भी हो जाए, ठीक है ना, और जब उस प्यार की इंटेंसिटी में आप जीते हैं, जिस दिन आप परेशान होते हैं ना, अगले दिन वो कहता है रात तुम्हें नींद नहीं आई, मुझे लग रहा है आप खुश रहा करो, मैं भी बेचैन थी, मुझे लग रहा था। देख लेना, एक माँ को पता चल जाता है कि उसके बच्चा हॉस्टल में अब आज खुश नहीं है। आपके दुश्मन को पता चल जाता है कि आप कोई प्लान करने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी इंटेंसिटी के साथ जुड़ा होता है। ये बहुत कॉमन है। नहीं, ये आजकल तो ये हम देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिनको बहुत दिल से प्यार करता हूँ ना, या तो मैं उनको फ़ोन करने वाला होता हूँ या तो फ़ोन आ जाता है। सोचने के मतलब आप ये समझिए 1 मिनट भी नहीं बीतता। कई बार ऐसा होता है कि आपने ज़ुबान से नाम लिया, आपके दिमाग में वो चल रहे हैं 10 मिनट से, और आपने ज़ुबान से निकाला कि इनको कॉल करना है, पता है उनकी रिंग बज रही है, और हम ये पूछते हैं कि मैंने कॉल किया है या आपने रिसीव किया है। टेलीपैथी आई टीच इट। ये बड़ा कॉमन है। टेलीपैथी हम लोगों के लिए कॉमन चीज़ है। अगर नहीं हो रही तो ये अनकॉमन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए कॉमन है, नहीं हो रहा तो ये खराब बात है। हमारे लिए सेहत आराम से आने वाली चीज़ है। अगर नहीं आ रही है तो आपने पंगे ले रखे हैं। धन आपके पास आना ही आना है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, आपने गड़बड़ कर रखी। रिश्ते, बेहतरीन लोग आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार हैं। गड़बड़ तो यह है कि आपके पास लॉ ऑफ एम्प्टीनेस नहीं है, खालीपन का नियम ही नहीं है। आपने अपने जीवन में पहले ही ऐसे बिलीव रखे हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होती, दमादम के साथ जाता है, डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, कैंसर लाइलाज है, ठीक है ना। ये सारे बिलीव ले रखे हैं, तो मेरे पास सेहत कहाँ रहेगी? हमेशा मैं तो डर में जी रहा हूँ। अच्छा, एक तरीके से देखें सर कि जो व्यक्ति है वो विचारों का पुलिंदा है, और वो विचार दूषित हो गए जो काम करना बंद कर दिए। ये जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम 100-200 नहीं, मैं कहूँ 1000 साल पहले जाएं या 500 साल पहले जाएं, तो ये तो कॉमन चीज़ें थी ना, चलते फिरते थी। और आज मुश्किल हो गई, तो यानी कि ये विचार ही तो दूषित हुए हमारे, मतलब धुंध आ गई और आगे की तस्वीर बंद हो गई हमारे। यही मैं कह रहा हूँ, आपके पास अगर सेहत नहीं आई है तो इसलिए नहीं आई है कि सेहत तो आने के लिए तैयार है, लेकिन आपके विचार दूषित हो गए, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हार्मोन को निकाल रहे हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आपके विचार पैसे के लिए ही दूषित हो चुके हैं। आप ये मानते हैं जो भी मैं कर रहा हूँ बस वही फाइनल है और मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ठीक है ना। अगर आपके पास रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो आपने मान लिया कि रिश्ते जी का जंजाल है, या रिश्ते जो है एक लाइबिलिटी है, तो फिर आपके पास कैसे आएंगे? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम तो आपके लिए कॉमन है, यानी कि ये तो नेचुरल है। इसका ये अननेचुरल नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस नहीं करनी, इसके लिए ट्रेनर नहीं लगाने हैं। सिर्फ आप अपने अंदर से बेकार के विचारों को निकाल दो, ऑटोमेटिकली। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें, सभी लोग, एक कमरे में अंधेरा है, उस अंधेरे को आप बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं रस्सी ले जाकर, और 100 आपने वहाँ ट्रेनर लगा दिए और 100 लोग आपने वहाँ पर मजदूरी पर लगा दिए। मेरे कमरे में से अंधेरा बाहर निकालो, निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना। आपको करना क्या था? एक मोमबत्ती ले जानी थी। और बेसिकली अंधेरा नहीं है प्रॉब्लम यह है कि आपके पास कैंडल नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, दीपक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम बीमारियों को बाहर निकाले अपने जीवन से। गलत कर रहे हो। आप सेहत के दीपक को लाओ। आप ये कह रहे हैं कि मैं कंगाली को बाहर निकाल रहा हूँ, गलत कर रहे हो। आप अमीरी के थॉट को अंदर लाओ। आप ये कह रहे हैं मैं अकेलेपन से जूझ रहा हूँ, गलत बात है। आप टुगेदरनेस की फीलिंग को, यानी कि किसी के साथ रहने के खूबसूरत से पल को, आई मीन इंटेंसिटी को, तीव्रता को लेकर तो आओ। गड़बड़ यह है कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी आप अंधेरे को बाहर निकाल रहे हो। और यही हमने गाना भी शुरू कर दिया कि मेरे जीवन से अंधकार दूर करो, ऊपर वाला भी परेशान है। यार मैं कैसे दूर करूं? अगर ये मांग लेता है कि मुझे एक कैंडल दे दो, तो आप शाम तक आपको 1 25 पैसे की कैंडल कहीं से न कहीं से मिल ही जाती। बेसिकली क्या है ना, हम नकलची बंदर हो गए हैं। जो चीज़ें बताई जाती है उसकी नकल करते हैं, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल कर रहा होता है हम उसकी नकल कर रहे होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि ये थ्योरी काम करती है,
और चेतन मन में भी शक्ति है, लेकिन उसके पीछे एक नियम है, आपको ऐसे करना होगा। मैं हंस क्यों रहा था, मुझे एक चीज़ याद आई। ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन है कि हम अपनी ज़िंदगी में भूल चुके हैं। मैं एक योगा सेंटर में गया, वहाँ मैंने देखा कि योगा क्या करवा रहे हैं। योगा क्या करवा रहे हैं? ताली बजवा रहे हैं, साइकिलिंग के लिए चलवा रहे हैं। वो हमारे यहाँ चारा बालने वाली मशीन होती थी, हम ऐसे ऐसे चलाते थे, मैंने वो करवा रहे हैं वो। और हम लोग बच्चों को ऐसे ऐसे खिलाते थे, वो करवा रहे हैं वो। मतलब वहाँ पे 25 ऐसी चीज़ें वो करवा रहे थे जो हमारे यहाँ महिलाएं और सब लोग घर में ऐसे ही करते हैं। और हम जब भूल गए तो वो बीमारियों का हिस्सा हो गया। अब हम किसी सेंटर में जाकर के वही सब कर रहे हैं, रोज घर में करना चाहिए। आज के पूरे सेशन में बात करके मुझे यही लगा कि हमने अपने विचार को ही गड़बड़ कर दिया। हमने जब विचार को गड़बड़ कर दिया तो पूरी शरीर का अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया और आने वाला रिजल्ट गड़बड़ हो गया। अब उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके लिए तो फिर आप जैसे लोगों की बातें चाहिए जो ये बता पाए कि भाई आप जो रोज कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वही गड़बड़ तरीके से सोच रहे हो। बेसिकली हमें चारों तरफ से लोग भी इस तरह से देनी चीज़ें शुरू कर देते हैं और हम लेना भी शुरू कर देते हैं। कोई कुछ भी बोल दे और आप उसको स्वीकार कर लेंगे तो ये तो वही वाली बात है कि आपको कुछ भी मिल जाए आप खा लेंगे। जजमेंटल होना सीखिए। लोग कहते हैं जजमेंटल ना हो, अरे वो कुछ और जगह पर थी। जजमेंटल होना जरूरी है। मेरे सामने गड्ढा आ गया, मुझे ब्रेक लगाना, जजमेंटल होना जरूरी है। अगर कोई जीव जजमेंटल नहीं है तो उसका नाम पिग है। बिल्कुल हमें सही। जजमेंटल होना है। क्या विचार मुझे आप दे रहे हैं, मैं उसके लिए जजमेंटल होऊंगा? मैं नहीं लूंगा इस विचार को। ये बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसी 3 बीमारियां मेरे पास थी जिनको ठीक नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं उसी विचार को ले लेता तो मैं अब अपने आप को ठीक करके और हजारों लोगों को गाइड बनकर अपनी अच्छी खासी इनकम भी बना रहा हूँ और अपना नाम भी कर रहा हूँ। यानी कि आप कोई कुछ भी कहे, अगर आप स्टेल आइडियाज़ को, बासी विचारों को आप पचाना शुरू करेंगे तो उल्टी ही लगेगी आपको। वो आपके अंदर वायरस है, उस वायरस को ना जाने दो। बिकम जजमेंटल। जिसने आपसे ये कहा जजमेंटल मत बनो, वो बाहर की दुनिया के लिए नहीं कहा था, वो इंटरनल वर्ल्ड के लिए कहा था। अगर आप कहें तो 1 मिनट में मैं इस वर्ड को ठीक कर दूँ। बिल्कुल। जजमेंटल का मीनिंग ये होता है कि जब आप चुपचाप बैठ जाएं मेडिटेशन में, उस समय आपके बहुत सारे विचार आपके मानस पटल पर आते हैं। उस समय उनके प्रति आप कोई भी जजमेंट ना करें। ओके। मान लेते हैं किसी ने मुझे थप्पड़ मारा 20 साल पहले, किसी ने मुझे फिजिकली अब्यूज़ किया, किसी ने मेरा पैसा चुराया, किसी ने मुझे टॉर्चर किया है। जब वो विचार आपके आते हैं मेडिटेशन में, उस समय आप डिटैच होकर बैठे रहें। और डिटैच होने का मतलब है कि कोई जजमेंट ना लें कि मुझे ये पेनफुल था। तो जब आप नॉन डिटैच होकर बैठेंगे और कोई जजमेंट नहीं लेंगे तो थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी में चूंकि उसकी कोई फीलिंग नहीं आएगी, आपने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो आपका माइंड उसे छोड़ देगा। ये वो जजमेंटल था। जब मैं लोगों को कहता हूँ कि भैया समता भाव रखो, विपස්සना करो। विपස්සना का मतलब दूर से देखना। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जजमेंटल ना बनो। और जजमेंटल ना बनो तो फिर तुम गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे हो? बीच में ही पार्क कर दो ना गाड़ी, आई मीन पार्किंग वहीं लगा दो ना जीटी रोड के ऊपर। 2 मिनट में गाड़ी भी साफ है, तुम भी साफ हो जाओगे। जजमेंटल होना है कि यहाँ नहीं करना है। जजमेंटल होना है कि आपके पास ह्यूमन शिट पड़ी, इस पर पैर नहीं डालना है। जजमेंटल होना है कि आपके सामने बेकार का खाना रखा नहीं खाना है। जजमेंटल होना है कि सामने वाला मुझे क्या थोट दे रहा है, मैं लूँ या ना लूँ। जजमेंटल होना है कि अब सोने का समय है कि उठने का समय है। जजमेंटल होना है कि मेरे सामने माँ बैठी है तो बेटा बनना है और बीवी बैठी है तो पति बनना है। ये रोल बदल गए तो 2 मिनट में आपके पास वो आपके ऊपर जूते पड़ेंगे। पड़ोसी मारना शुरू करेंगे, गाँव वाले मारना शुरू कर देंगे, भाई तू क्या कर रहा है। अरे जजमेंटल होना जरूरी है बाहर की दुनिया में। इंटरनल वर्ल्ड में जब आप अपने मेडिटेटिव स्टेट में हो और उस समय आपको दुख की कहानी याद आ रही हो तो जजमेंटल ना होइए, कि नहीं तो फिर आप अटैच हो जाएंगे इसके साथ। ये था वो राग और द्वेष के साथ आपका रिश्ता। अब तक जिन लोगों ने भी ये सुना होगा कि आकर्षण के नियम क्या होते हैं या अवचेतन मन की शक्ति क्या होती है, उन लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा और सुना होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें भी एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक होती है फिल्ट्रेशन की। वो तकनीक होती है उस चीज़ को बड़ी शिद्दत से पाने के लिए आपकी इच्छा शक्ति की। और जो आपको यहाँ देखने को मिली, कुछ चीज़ें ऐसी जो बाकी रह गई हैं, वो 2 घंटे की क्लास में आप फ्री में कर सकते हैं। उसके लिए इस एपिसोड के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, जहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात जिस पे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अब तक की जिया हूँ, चाहे मैं चैनलों में रहा या और जगहों पे रहा, वो ये कि आप कैसे होंगे, कितने सशक्त होंगे, ये आपके विचार तय करते हैं। विचार आपके बनते हैं जगहों से और लोगों से। किन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, किन जगहों पे आप जा रहे हैं, वो आपके विचार बनते हैं। तो आप इस पे गौर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आकर्षण का नियम आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो जो बातें आज की गई हैं
उसको थोड़ी और ज़्यादा गहनता से उस पे विचार कीजिए, उसके साथ जाने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए कि वो सब कुछ आपके अंदर है जो आप बाहर पाना चाहते हैं। जब आप अंदर उन चीज़ों को मजबूत कर लेंगे तो बाहर आपको अपने आप मिल जाएंगी। इंतज़ार कीजिए दूसरे एपिसोड के लिए, फिर मिलते हैं जल्दी।